यस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। और जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है भाई, हमारा क्या चल रहा है, कोर्स चल रहा है। अरे ये कहां से आ गया भाई, यहां से शुरुआत होगी, है ना। हमारा भाई कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं AWES, मतलब आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। और इस कोर्स के अंतर्गत, जैसा ही कल मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसके अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स करने हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज हम शुभारंभ करते हैं इन सभी टॉपिक्स का। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से जान लेने चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन इसको आप एक बार करके क्वालिफाई करके रख दो, जब भी जॉब आएगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य ऐसा है कि आपको इसको बड़े ही ध्यान से समझ के चीज़ों को करना चाहिए। और आज हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक से। और जैसे कि आपको पता है भाई, हमारा 23-24 नवंबर को एग्जामिनेशन है। लगभग हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स ही बचे हैं। तो हम ज़्यादा चीज़ें करके चलेंगे, ज़्यादा कोर्सेज को लेकर चलेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा कुछ भी ऐसा ना रहे जो हमें एग्जामिनेशन में आता ना हो। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी थोड़ा स्पीडली, मतलब भाई थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में काम करें, और मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से, या मैं कहूँगा कि जिस स्पीड पे आपको समझ में आता है उस स्पीड से मैं आपको समझाता हुआ चलूँ, ठीक है। तो भाई इंट्रोडक्शन तो इतना ही था, अब चलते हैं आगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास, ठीक है। भाई देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, सीखा होगा, ठीक है। आज हम इसको जानेंगे एक अलग एंगल से कि भाई वृद्धि और विकास क्या है, कैसे है, ठीक है। बिल्कुल जड़ से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं एक्चुअली में है क्या, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या, वृद्धि और विकास, ठीक है। अब वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्योंकि अगर मैं कहूँ ना वृद्धि और विकास, तो आपके माइंड में सबसे पहले डिफरेंस ही आता होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम भाई जब अपना कोर्स करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारा जो पूरा ध्यान रहता है ना, वो डिफरेंस के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो चलिए भाई आरंभ करते हैं। और आरंभ करने से पहले, सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है ना आपके लिए, वो क्वेश्चन ये है कि ये जो एक शब्द है विकास, ठीक है जी, या यहां पर मैं कहूं डेवलपमेंट, ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज डेवलपमेंट। मेरा आपसे सबसे पहले शुरुआत ही ये है कि एक प्रश्न से शुरुआत है कि भाई आखिरकार डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। अभी ये देखिए, जैसे कि हम है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स। और हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर विकास होता है, हाँ या ना, होता है जी, ठीक है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि हमारे अंदर चेंजेज आते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो यहां से हम एक सिंपल सी टर्म लेके चलेंगे, एक सिंपल सी बात को लेके चलेंगे, दैट डेवलपमेंट इज चेंज। हमारे जब समय के साथ हमारे अंदर जो भी चेंजेज आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, उसी को ही डेवलपमेंट कहा जाता है या विकास कहा जाता है। अब ये चेंजेज हमारे शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, संवेगात्मक मतलब इमोशनल हो सकते हैं, मतलब भाई फिजिकल, सोशल, है ना, इमोशनल, मोरल, है ना, कोग्निटिव, मेंटल जो चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें जो आती हैं वो विकास में आती हैं। और ये कैसे होता है, ये समय के साथ होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपको कि भाई वो परिवर्तन जो हमारे अंदर समय के साथ अपने आप होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं भाई विकास। में एक बार भाई अपने आप चेंज हो रहा है ना, इसको मैं ठीक करूं, ठीक है। अब ये अपने आप से चेंज नहीं होगा, हमारे करने से ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई, जो भी हमारे अंदर चेंजेज आते हैं, दीज चेंजेस आर नथिंग बट डेवलपमेंट, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आफ्टर दैट एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है। देखिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि मैं यहां पर आपको जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में से आए हुए हैं, इंक्लूडिंग AWES, ठीक है। उसके भी रहेंगे, क्योंकि AWES का आपको पता है भाई बहुत सारे एग्जाम नहीं हुए, ठीक है। और एक एग्जाम में मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तक रहते हैं, मैक्सिमम कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ एक में कम भी हुए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि हमें जो उसमें आए हैं AWS में, वो तो कर रहे ही कर रहे हैं, उससे अलग जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो आए हैं वो भी हमें कर लेने चाहिए। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, या ये जो हमारा विकास है, ठीक है, ये कैसा कैसा होता है,
ठीक है, या किन दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं विकास को, ठीक है। तो हम ये पाएंगे कि जो भाई डेवलपमेंट है ना वो होता है दो टाइप का, ठीक है। दो टाइप कौन से भाई, चेंज या परिवर्तन होते हैं भाई दो टाइप के। वन इज क्वांटिटेटिव या जिसको हम कहेंगे मात्रात्मक परिवर्तन, एंड द सेकंड इज क्वालिटेटिव या हम कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। समझ के चलेंगे, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जिसमें मात्रा का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल भाई किसी की हाइट जो है अगर हाइट में चेंज आता है, ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे भाई मात्रात्मक है। पहले उसकी हाइट जो थी 5 फुट 4 इंच थी, आज उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच है, तो चेंज आया ना, ठीक है। तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये चेंज हुआ है, जो बाहर से दिखाई देता है, ठीक है, जिसको मापा जा सकता है सही सही, ठीक है। या मैं कहूं भाई अगर किसी के वेट में परिवर्तन आता है, भार में परिवर्तन यदि कोई आता है, वो भी क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव चेंज हो जाएगा, क्वांटिटेटिव, है ना। मतलब क्योंकि उसको भी हम माप सकते हैं ना भाई, पहले इसका जो वेट था 56 केजी था, आज इसका जो वेट है वो 70 केजी है, मतलब चेंज आया। नेगेटिव भी हो सकता है, एग्रीड, ठीक है। किसी का वेट 56 था तो भाई घट के पता चले 50 रह गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ चेंज, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम माप सकते हैं जो कि मात्रा में होते हैं, जैसे मैंने हाइट और वेट बताया। साइज हो सकता है ना भाई, पहले जब छोटा बच्चा था इसके सिर का साइज इतना था, छोटा हेलमेट आता था, अब इसके सिर का साइज बढ़ गया, अब इसका साइज जो है सिर का बड़ा हो गया है, अब इसको छोटे वाला हेलमेट नहीं आता, इसको बड़े वाला हेलमेट आता है। या शर्ट का साइज जो है ना, शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे साइज में भी चेंजेस आते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं और उनको हम माप भी सकते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहां पर है कि वो सारे परिवर्तन, है ना, वो सारे परिवर्तन जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या हम कहेंगे जो भी फिजिकल चेंजेस हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। उसके साथ ही अगर मैं कहूं कि भाई नाउ व्हाट आर द क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस क्या हो जाएंगे, जो क्वालिटी में चेंज आना, मतलब गुणों में चेंज आना। जैसे कि मैं कहूंगा कि भाई मान के चल सकते हैं भाई, क्या आप बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना किलोग्राम सेंसिटिव है ना, कितना किलोग्राम इमोशनल है ना। या मैं कहूंगा कि भाई कोई व्यक्ति कितना मीटर जो है वो बुद्धिमान है, नहीं बता सकते, है ना। या भाई आप जो है मैं कहूंगा कि भाई कोई व्यक्ति कितना डिग्री मोरल है ना, नैतिक कितना है। आप ये तो कह सकते हैं ये ज्यादा मोरल है, ये कम मोरल है, इसने मोरल टास्क किया है, इतने इसने इमोरल टास्क किया, लेकिन आप उसका लेवल नहीं बता सकते क्योंकि उसको सही सही आप माप नहीं सकते। तो ये जो चेंजेस होते हैं जिनको हम सही सही माप नहीं सकते, जो फिजिकल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं, है ना। गुणात्मक जैसे कि मैंने कहा कि भाई किसी की नॉलेज में चेंज आना, ठीक है जी, आप इसको माप नहीं सकते कि भाई नॉलेज में कितना चेंज आया, ज्ञान में, है ना, ज्ञान में या संज्ञान में अगर हम कहें, फिलहाल मैं ज्ञान लिख रहा हूं, संज्ञान की बात जब करेंगे जब हम जीन पियाजे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर मैं कहूं कि भाई किसी के भाई मोरालिटी में, नैतिकता में कितना परिवर्तन आया है, ठीक है, नैतिकता, तो वो क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव चेंज, ठीक है। या मैं कहूं कि भाई किसी के सोशल, कोई कितना सोशल है ना, कोई कितना सामाजिक है, जो अगर इस प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देते, भाई ये पहले बड़ा अकेला अकेला सा रहता था, आजकल ये बहुत सामाजिक हो गया। कितना सामाजिक हो गया जी, बहुत हो गया जी, कितना, कितने किलोमीटर सामाजिक हो गया, कितने मीटर सामाजिक हो गया, कितने इंच सामाजिक हो गया, नहीं नहीं बता सकते, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ हमारे अंदर चेंजेस ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं, वहीं पर कुछ चेंजेस जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जाम्स में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स उनमें आए हुए क्वेश्चन ही रहेंगे, डोंट वरी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं घर पे बैठ के बना रहा हूँ, इतने ज्यादा नहीं है भाई, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए जैसे ये प्रश्न आया, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं, है ना, विकास के अंतर्गत भाई ये पूछ रहा है कि कौन से कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। यहां पर ये कह रहा है भाई ओनली क्वालिटेटिव चेंजेस, मतलब केवल गुणात्मक। जहां पर केवल आ जाता है ना, आमतौर पे वो गलत होता है, क्योंकि केवल का मतलब है कि हमने एक चीज को सीमा में बांध दिया।
आमतौर पे कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ कि 100% जहां पर भी केवल आ गया वो नेगेटिव हो गया, लेकिन हाँ केवल आना, ओनली आना, मियर आना, सोलरली आना, एकमात्र होना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में माने जाते हैं। फिलहाल अभी हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव भी होते हैं, क्वालिटेटिव। ये कह रहा है कि ओनली क्वालिटेटिव, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ओनली क्वांटिटेटिव भाई केवल मात्रात्मक होंगे, ये भी क्या बात है, गलत। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या हम कहेंगे भाई गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, ये बात क्या है, एकदम सही है ना। और फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि भाई ये क्या है, नीदर क्वालिटेटिव नॉर क्वांटिटेटिव, है ना, ना तो भाई गुणात्मक ना मात्रात्मक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन है। और अभी आपने मेरा पैटर्न देख ही लिया, अभी हमारा जो पूरा कोर्स चलेगा ना, वो इसी पैटर्न से ही चलेगा। हम एक चीज को समझेंगे, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई जो अलग अलग प्रकार हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि मैंने कहा भाई मोरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है ना, फिजिकल डेवलपमेंट है ना, ये कौन से प्रकार है, तो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखिए मैंने क्या कहा था कि भाई कुछ चेंजेस क्या है क्वांटिटेटिव है, कुछ चेंजेस क्या है क्वालिटेटिव है। अब अगर मैं कहूँ कि क्वांटिटेटिव चेंजेस में कौन से आते हैं, तो मैंने क्या कहा था, जो फिजिकल चेंजेस है ना, जो हमारे शारीरिक विकास है, या जो हमारे अंदर जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो क्या आते हैं, वो आते हैं क्वांटिटेटिव में, हाँ या ना। भाई जो फिजिकल चेंजेस है या फिजिकल डेवलपमेंट है, उसको हम सही सही माप सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स वही साइज, वेट, है ना, एंड हाइट, है ना, ये सारी चीजें, शेप, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाती हैं। वही अगर मैं बात करूं कि बाकी सारी डेवलपमेंट, बाकी सभी अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट कम्स अंडर क्वालिटेटिव चेंजेस, या गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती हैं। बाकी सारी में क्या क्या आ गया भाई, हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जो हमारे बौद्धिक विकास भी बोल देते हैं, मानसिक विकास भी बोल देते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, है ना, वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं कहूं भाई अपना, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद में अपना सोशल डेवलपमेंट हो सकता है भाई, सामाजिक विकास हो सकता है ना, भाई समाज में कोई व्यक्ति कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, नहीं लेता है, वो सारे चेंजेस होते हैं। उसके बाद में भाई इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, है ना, भाई हमारे संवेगों में परिवर्तन आता है जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, आपने देखा कैसे छोटी छोटी चीजों पे दहाड़ मार मार के रोता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या होता है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और कई बार तो इवन ऐसा भी होता है कि जहां पर रोना होता है वहां पर हंस के दिखाते हैं, जहां पर हमारा मन किसी को देख के विचलित हो जाता है ना कि यार ये क्या है ना, तो हम जानबूझ के उसके आगे ज्यादा खुश होकर दिखाते हैं, है ना, कि भाई ताकि इसको ये ना पता चले कि मैं तुझे देख के थोड़ा सा मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा है। होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट के कारण होता है, बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। आफ्टर दैट मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, ठीक है, सही और गलत का फैसला लेना कि क्या सही है क्या गलत है, किस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, ठीक है जी, भाषा विकास, जैसे कि भाई हम भाषा सीखते हैं, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज को जो सीखना है ना, आप इंग्लिश सीख लिया आपने, हिंदी सीखी आपने, कोई और भाषा सीखी, दिस इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। पहले आपको थोड़े से कम जो बोलते हैं वर्ड्स की नॉलेज थी, अब धीरे धीरे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जा रही है वर्ड्स की, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट कम्स अंडर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। एंड वन इज मोटर डेवलपमेंट, है ना, ये कुछ टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं ऑल दीज चेंजेस, जो भी ये प्रकार है ना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव या सॉरी क्वालिटेटिव चेंजेस, है ना, गुणात्मक, क्योंकि ये गुणों में परिवर्तन है। अब आप कहेंगे जी मोटर डेवलपमेंट क्या है, क्या मोटर डेवलपमेंट ही फिजिकल डेवलपमेंट है? आपको ऐसा लग रहा है कि मोटर डेवलपमेंट ही फिजिकल डेवलपमेंट है? अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ी देर बने रहिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि क्या डिफरेंस है फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट में, या शारीरिक विकास और गतिक विकास, ठीक है, अभी समझेंगे। हाँ ये बात पक्की है, ये दोनों रिलेटेड तो हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, ये दोनों रिलेटेड तो है, लेकिन एक नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस भी समझेंगे। फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब अगर हम बात करें ये जो हमने अलग अलग टाइप्स किए, इनको देखो टाइप्स लिख दे तब भी यही समझना है, डोमेन्स लिख दें
भाई अलग अलग पक्ष कौन से हैं किसके, विकास के, तब भी यही समझना है। अलग अलग एरियाज या क्षेत्र कौन से हैं, तब भी यही समझना है। और अलग अलग एस्पेक्ट्स या पहलू कौन से हैं, तब भी आपको यही समझना है दैट वी आर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट एरियाज और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बात एक ही है, जिस मर्जी नाम से आ जाए। चलिए एक एक को सीखते हैं, वही समझते हैं। अच्छा, एक एक को समझने से पहले बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रोथ। अभी तक हमने बात की डेवलपमेंट की, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ। देखिए मैंने कहा ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि भाई जो ग्रोथ है, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं ना कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन हम ये बात करते हैं कि भाई जो ग्रोथ है वो क्या होती है, वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है ना। या हम कहते हैं कि भाई ये एक इट इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है ना। या फिर हम ये कहते हैं कि भाई ग्रोथ जो होती है वो सही सही मापी जा सकती है। अब यदि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो जब हमने कहा कि भाई जो ग्रोथ है वो पार्ट है डेवलपमेंट का, दैट ग्रोथ इज समथिंग जो कि डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाती है। यहां तक तो बात सही है, पढ़ा होगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एग्जैक्टली ये ग्रोथ या वृद्धि होती क्या है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक सिंपल सी बात करूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाए, अगर मैं कहूं कि भाई ग्रोथ और कुछ भी नहीं है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज नथिंग बट फिजिकल डेवलपमेंट। तो क्या आपको मेरी बात सही लग रही है कि जो ग्रोथ है वो और कुछ भी नहीं है, वो हमारा शारीरिक विकास ही है। हम शारीरिक विकास को ही ग्रोथ बोलते हैं, हाँ या ना। अगर एक बार इस चीज को मान लें तो भाई क्या आप ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास विकास का ही एक प्रकार है। सही बात है भाई, विकास बहुत प्रकार का होता है। डेवलपमेंट इज ऑफ मैनी टाइप्स, आउट ऑफ विच वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ या ना। भाई डेवलपमेंट बहुत सारे प्रकार की होती है, विकास बहुत सारे प्रकार का होता है, उसी में से एक शारीरिक विकास भी है। अभी तो हमने देखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, क्या शारीरिक विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है, जो कि ग्रोथ की एक प्रॉपर्टी है। हाँ रुक जाता है भाई, है ना। अब मेरी हाइट जितनी भी है अब नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़नी थी बढ़ ली। वेट के केस में अलग है, एग्रीड। लेकिन जो बुक्स बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई कुछ समय के बाद रुक जाता है, हाँ या ना। आफ्टर दैट ग्रोथ को सही सही मापा जा सकता है, एग्रीड। फिजिकल डेवलपमेंट को सही सही मापा जा सकता है, इवन पॉइंट्स में भी जाया जा सकता है। मेरी हाइट इतने फुट, इतने इंच या फिर इतने सेंटीमीटर, और फिर उसके भाई मिलीमीटर और नैनोमीटर तक जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। वेट में भी जा सकते हैं, ग्राम में, है ना, हाँ मिलीग्राम में। ठीक है, लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि सही सही माप सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ग्रोथ और कुछ भी नहीं है, ग्रोथ बस फिजिकल डेवलपमेंट को ही ग्रोथ बोलते हैं। अब आपको जो डिफरेंस है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अंतर को अगर देख ले भाई, एक तरफ हमने लिखा वृद्धि, एक तरफ हमने लिखा विकास। ठीक है, और ये जो पैटर्न जो मैं लेकर आ रहा हूँ इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी लिखाई मिल जाएंगी। आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की या नोट्स बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। इसके अंतर्गत ही आपको भाई थ्योरी भी मिल जाएगी, प्लस में आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो भाई चलते हैं। देखो अभी आपको जब भी ग्रोथ की बात आई तो आपको याद रखना है फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा हाइट वेट ये। ठीक है, तो भाई ये आ जाओ जी, शाबाश। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है जी, अभी हमने किया। ठीक है, और जबकि डेवलपमेंट क्या है, सभी प्रकार के परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत शारीरिक भी सम्मिलित है। आ गया ना भाई, इसी का पार्ट है। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रोथ इज ए स्टेप इन द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई वृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है। भाई एक संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है, उसका एक छोटा सा स्टेप है, चरण है, क्या, ग्रोथ, है ना। भाई देखो हमारा विकास तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, हम सारी जिंदगी सीखते रहेंगे, मोरल डेवलपमेंट होती रहेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती रहेगी, सोशल डेवलपमेंट होती रहेगी। लेकिन हमारी लाइफ में एक स्टेप ऐसा आया है जिसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी हुई है। हाँ ठीक है, ये क्या है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है।
तथा वृद्धि इसका केवल एक भाग, है ना। डेवलपमेंट इज वास्ट प्रोसेस एंड ग्रोथ इज ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, यहां तक क्लियर। आगे अगर डिफरेंस को समझे थे, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व एग्जैक्टली, है ना। वृद्धि का हम सही सही मापन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरी हाइट को आप एग्जैक्टली सही सही माप सकते हैं, है ना, मिलीमीटर्स में भी, ठीक है। और यहां पर आए तो विकास यदि शारीरिक नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है क्योंकि आमतौर पर बुक्स में ये लिख देते हैं भाई विकास को हम सही सही नहीं माप सकते, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है कि भाई एक्सपेक्ट फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कांट बी मेजर्ड एग्जैक्टली, है ना, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट को कर सकते हैं भाई, ठीक है। विकास यदि शारीरिक नहीं है तो उसका सही सही मापन नहीं किया जा सकता, सही हो गया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और ये जो लिखा हुआ होता है मेरा ही लिखा हुआ होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपलेस्ट लैंग्वेज में चीजों को लिखूं ताकि भाई आपके लिए इजी रहे पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में। ग्रोथ क्या है, यह है मात्र आकृति, आकार या भार में परिवर्तन है, ठीक है जी, भाई शेप, साइज, वेट, है ना, इसमें परिवर्तन है, ठीक है। और ये क्या है, ये किसी भी आयाम में, किसी में भी हो सकता है, ये केवल लिमिटेड है कहां तक, साइज तक, शेप तक, वेट तक, ये कहीं भी हो सकता है, ये साइज, शेप, वेट में भी हो सकता है अगर डेवलपमेंट फिजिकल हो तो, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, ठीक है। और भाई इससे अलग तो हो ही सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देख लो भाई अलग अलग होते हैं, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि अभी मैंने कहा, हालांकि मैं फिर से याद दिला रहा हूं, वेट बढ़ना या घटना नहीं रुकता है, लेकिन हाँ हाइट रुक जाती है। दैट्स वाई ये लाइन हम हर बुक में देखने को पाते हैं, इसलिए मैं भी लिख के लेके आया हूं, ताकि आपको कहीं ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई सर ने बोल दिया कि भाई वृद्धि भी सारी जिंदगी बढ़ती घटती रह सकती है, ग्रोथ भी तो एग्जाम में अगर आ जाए ये ऐसा कुछ, तो आप कहते हैं सर ने बताया था तो ये तो होता है नहीं। मैं ये बता रहा हूं एग्जैक्टली, मैं ये बताना चाह रहा हूं जो लिखित में दे रहा हूं मैं वो, हाँ सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। क्योंकि हमें भाई एग्जामिनर जो हमारा है ना वो बुक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सच क्या है झूठ क्या है पता उनको भी होगा, लेकिन भाई बुक्स को ज्यादा प्रीफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, भाई सही बात है, ये कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलती रहती है। आज हम ये भी पढ़ेंगे, हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, है ना। मैं यही चाह रहा हूं कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करें, क्योंकि आपका सिलेबस कहने को पेडागोजी है लेकिन बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरे इसमें तो सब कुछ दे दिया, ठीक है। चलिए, वृद्धि शब्द परिमाण या मात्रात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। भाई वे परिवर्तन जो मात्रात्मक है या परिमाणात्मक है ना, मतलब वो चेंजेस जो क्वांटिटेटिव है उसके लिए हम यूज करते हैं वृद्धि, क्वांटिटेटिव चेंजेस के लिए, ठीक है। जबकि विकास क्या है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है जी। मात्रात्मक कब होगा, जब फिजिकल होगा, गुणात्मक कब होगा, जब फिजिकल से अलग किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्या, डेवलपमेंट। ओके, सेवंथ है, लास्ट है, वृद्धि के साथ साथ सदैव विकास होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। भाई ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो उसका विकास भी हो रहा है, मतलब और चीजों का विकास विकास तो हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, ठीक है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वृद्धि को आप फिजिकल डेवलपमेंट का सिनोनिम मान के चलो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो तो ये आवश्यक नहीं कि और भी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। हो सकता है भाई आपने किसी बच्चे को एक कमरे में बंद कर रखा है, उसने आज तक इंसान को देखा ही नहीं, पैदा होने के बाद इंसान होते कैसे हैं, बस उसको जिंदा रखा जा रहा है किसी तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होंगे क्या, नहीं होंगे। वो एक एनिमल से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो चीजें समाज से सीखते हैं ना, वही हमें असल एक मानव बनाती है, एक मनुष्य वही बनाती है, ठीक है। एंड यहां पर क्या कहेंगे भाई, विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है, ठीक है जी। मतलब ये हो सकता है कि भाई अभी मेरी वृद्धि तो नहीं हो रही है लेकिन मेरा विकास होता जा रहा है, ये संभव है। विकास तो कंटिन्यूअस चलेगा, वृद्धि जबकि रुक चुकी है तो उसकी एब्सेंस में भी हमारा विकास तो हो ही रहा है, वृद्धि मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी हमने डिफरेंसेस किए,
अब एक छोटी सी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने ये किया है वृद्धि तथा विकास, उसी टाइम पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसके पीछे दो फैक्टर कार्य करते हैं। कौन से? एक फैक्टर होता है अपना हेरिडिटी, हाँ या ना, वंशानुक्रम, मतलब वो चीजें जो हमें हमारे माँ बाप से मिलती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है? इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण, मतलब वो चीजें जो हमें हमारे समाज से, आसपास की जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, उनसे जो चीजें मिलती है ना। इन्वायरमेंट में भाई ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, और जो नॉन ह्यूमन है वो भी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है भाई, जानवर भी होते हैं, है ना, पेड़ पौधे भी होते हैं, वेदर भी होती है, मिट्टी भी होती है ना, सारी चीजें होती हैं, हवा भी होती है। ठीक है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो भाई जो हमारी डेवलपमेंट है वो, इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं, एक वंशानुक्रम, एक वातावरण। ठीक है, अब यहां पर आपको यह समझना है कि जो हमारी ग्रोथ है, यहां पर देखिए समझने की बात है, हमारी ग्रोथ है या हमारी मैचुरेशन है, पहले ग्रोथ समझ लो, मैचुरेशन की बात बाद में करेंगे। जो हमारी ग्रोथ है ना, वो हमारी हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, ना कि इन्वायरमेंट से। अधिक शब्द लिया है मैंने, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वायरमेंट से प्रभावित होती ही नहीं है, होती है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। जैसे जैसे मैं कहूंगा कि भाई मेरी हाइट जो है वो कंपैरेटिवली ऊंची हाइट है, लंबी हाइट। क्यों है भाई? अरे मेरे पिताजी की हाइट लंबी है भाई, है ना, मेरी मदर की हाइट लंबी है, तो मेरी हाइट क्यों नहीं लंबी होगी? पूरे पूरे चांसेस है ना होने के। आफ्टर दैट मैं आपको एक चैलेंज कर सकता हूं। आप एक बच्चे को पकड़ो, इंडियन बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चे को मान लो कि भाई आपको ये समझ लिया, आपने एक चैलेंज पकड़ लिया कि या तो आपका कोई बच्चा हो सकता है या भाई आने वाले समय पे हो सकता है, कि भाई मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, जितना मर्जी खिला पिला लेना, जो मर्जी उसकी ट्रेनिंग करवा देना, जो मर्जी करवा देना, जो मर्जी, आप उसको सूमो पहलवान नहीं बना सकते। सूमो पहलवान अपने आप में ही एक अलग ही चीज है। देखोगे ना सूमो रेसलर्स जो होते हैं, वो भारी भरकम, लंबे चौड़े, मोटे मोटे से होते हैं, जो ऐसे 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 करके लड़ते हैं, जो जापान में जो हो। आप अपने बच्चे को वो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही होगी, है ना, आपके अकॉर्डिंग ही होगी। आपके हो सकता है, या फिर आपके दो चार, जैसे बोलते हैं भाई, सात पुश्तों से आ जाते हैं गुण, जहां से भी होगी, लेकिन होगी आपके ही, ब्लड ब्लड से ही आएगी वो चीज। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इन अदर वर्ड्स, इट इज रिलेटेड टू आर वंशानुक्रम और अनुवांशिकता और हेरिडिटी। ठीक है, मीन टू से, अभी अगर भाई साहब की बात करें, ये एक हैप्पी फैमिली है। ठीक है, अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भाई साहब की जो आंखें हैं ना, वो कहां से आ गई? अपने पापा से आ गई। पापा की आंखें नीली थी, भाई साहब की भी आंखें नीली हैं। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, वो हमारे हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, देखो कान, देखो पापा से आ गए, है ना, पापा के कान बड़े थे, मम्मी के कान छोटे हैं, तो बड़े कान हो गए, तो भाई पापा से आ गए। हाइट जो है वो मम्मा की आ गई, है ना, क्योंकि मम्मा की हाइट कंपेरेटिवली छोटी थी, इसकी भी हाइट देखो पापा से छोटी रहेगी भाई की। हाँ, ये शुक्र रहा कि बाल मम्मा के आ गए, है ना, नहीं तो पापा के बाल होते तो होते ही नहीं, है ना, मम्मा के थे तभी तो हुए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो भी हमारे अंदर फिजिकल चीजें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, है ना, या हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, उनका ही इन्वॉल्वमेंट होता है ज्यादातर, है ना। भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर किसी को भूखा मार दो और भाई उसको फिर कहो कि इसका पापा तो पहलवान था, तो ये तो अपने आप ही हवा खा के पहलवान बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ता है? ज्यादा पड़ता है हमारी हेरिडिटी का। मेरा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, मैच्योरेशन। हाँ, यहां पर मैं एक बात और कर देता हूं, बाकी की जितनी भी डेवलपमेंट है, चाहे वो संज्ञानात्मक है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे प्रभावित होगी? वातावरण से अधिक प्रभावित होगी। कैसे? अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास वातावरण से अधिक प्रभावित ना हो तो फिर तो भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। फिर आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में क्यों भेजते हो? भाई अगर जन्म से ही बुद्धि सिद्ध होती हो या भाई पेरेंट्स से बुद्धि सिद्ध होती हो, ठीक है, तो फिर तो भाई किसी भी जो इंटेलिजेंट उनके इंटेलिजेंट ही बच्चे होते रहेंगे, जो मूर्ख उनके मूर्ख ही बच्चे होते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता, जबकि वातावरण से होता है ना। जैसा आप वातावरण दोगे बच्चा वैसा बन जाएगा। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट वातावरण से होता है, जैसा समाज में देखेगा वैसा हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट वातावरण से होता है ना। जैसे भाई हम उसको इमोशंस देंगे, जैसे हम उसके अंदर संवेग डालेंगे, जैसा वो देखेगा बचपन से, अरे इन बातों पे रोते हैं पापा, चलो मुझे भी रोना चाहिए, है ना, तो वो क्या होगा, वातावरण से ज्यादा सीखता है। ठीक है, तो बाकी सारी डेवलपमेंट वातावरण से ज्यादा होंगी। ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट कहां से होगी? हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होगी। अब आपका मन जो है वो अटका पड़ा है एक चीज पे, मैं दावे से कह सकता हूं, क्या कि यहाँ पे ये मैच्योरेशन क्यों लिखा हुआ है, परिपक्वता क्यों लिखा हुआ है? भाई परिपक्वता तो वातावरण से अधिक प्रभावित होनी चाहिए, हाँ या ना? मतलब गलती से टाइप हो गया? नहीं, आपको यहां पर एक बात को समझना है कि अगर एक लेमैन की बात करें, मतलब एक आम इंसान की हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैच्योरेशन इज समथिंग अबाउट सोशल डेवलपमेंट, है ना, सामाजिक विकास से रिलेटेड है भाई। हम ये कह सकते हैं अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यू आर गोइंग टू बी ए नेशन बिल्डर, है ना, आप राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपकी सोच और ज्ञान औरों से थोड़ा सा ऊपर तो होना चाहिए। और ये थोड़ा सा ऊपर जो ज्ञान है वो यही कहता है दैट मैच्योरेशन इज रिलेटेड विद हेरिडिटी नॉट एनवायरमेंट। कैसे? अभी मैं बताता हूँ जी। मैच्योरेशन या परिपक्वता एक्चुअल में होती क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक चीज लेके आया हूं। आप एक बात बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बच्चा 1 साल का है, ये बच्चा कितने का है भाई, 1 ईयर, और ये कुत्ता भी 1 ही साल का है? आपको पता है ना, जो डॉग्स होते हैं वो 1 साल में फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। 1 साल में कुत्ता इतना मैच्योर हो जाता है जितना 18 साल का बच्चा, 18 साल का व्यक्ति होता है, मतलब शादी करने के लायक हो जाता है। डॉग की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल में, 1 साल में। और इंसान का बच्चा 1 साल में कितना बड़ा होता है भाई? बड़ा ही नहीं होता, वो तो बच्चा होता है। वो चलना भी मुश्किल से सीख पाते हैं आधे से ज्यादा तो, ना बोलना आता है, ना चलना आता है ढंग से, ठीक है, ना पढ़ना लिखना आता है, कुछ भी नहीं आता। 1 साल के बच्चे की शादी करा दोगे आप? नहीं। ठीक है, तो कहने का अब मुद्दा पता है क्या है, ये भी 1 साल का है और ये भी 1 साल का है, परंतु ये जल्दी मैच्योर हुआ। कौन? कुत्ता इंसान से पहले मैच्योर हो जाता है कुत्ते के हिसाब से। आप समझ, जो डॉग होता है वो डॉग के हिसाब से, ये नहीं कि भाई इंसानों से ज्यादा मैच्योर थोड़ी हो सकता, नहीं, इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ मैच्योरिटी की। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैच्योरिटी फिजिकल मैच्योरिटी की बात चल रही है ना, भाई हमसे तेज भागता है ना, पैदा होते के साथ ही थोड़ा 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 चलना शुरू कर देता है ना, पता चले कि 1 महीने का जो कुत्ते का बच्चा हो तो भागता भागता फिर रहा है। इंसान का बच्चा 1 महीने का कितना होता है, ढंग से गर्दन भी नहीं जम पाती बेचारे की, है ना। इनको देखो आप, 1 महीने में कैसे पीछे पीछे भागते हैं ये। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैच्योरेशन जो है वो कोई ऐसी चीज है जो हमारे जीन्स से रिलेटेड है। जीन्स से कैसे? क्योंकि कुत्ते के जीन्स क्या कहते हैं, कुत्ते के जीन्स ये कहते हैं कि बेटा 1 साल के अंदर अंदर जवान हो जाना है। हमारे जीन्स क्या कहते हैं कि भाई तुझे जवान होने के लिए कम से कम 18 साल लगेंगे, हाँ या ना? कहां से रिलेशन हुआ? जीन्स से। और जीन्स का मतलब क्या है? हेरिडिटी से, है ना। अब मैं आपको मैच्योरिटी शब्द का अर्थ बताता हूँ। एक्चुअली हम जो है ना मैच्योरेशन का अर्थ ही गलत लेते हैं। हम देखो आमतौर पे पता है क्या सोचते हैं, अगर कोई व्यक्ति बचकाना हरकत करे तो हम कहेंगे यार ये आदमी मैच्योर नहीं है ना, मैच्योरिटी वाली बात नहीं करता ये, क्या यार इमेच्योर आदमी वाला जैसे काम कर रहा है, ऐसा बोलते हैं।
इसका अर्थ पता है क्या है? इसका अर्थ मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, आप एक चीज को समझेंगे, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई टाइम, ठीक है जी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मैच्योरिटी। ठीक है जी, अब आपको बात समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि भाई नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, अब एक्सेप्शंस पे मत जाना। मैं ये कह रहा हूं 6 महीने का बालक, इंसानी बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 6 महीने का बालक बैठने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योर हो जाता है। शब्दों पर ध्यान देना। 1 साल का बालक चलने और बोलने के हिसाब से मैच्योर हो जाता है। हाँ या ना भैया, अब इतना मैच्योर तो है कि बोल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 साल का बालक स्कूल जाने के लिए मैच्योर हो जाता है। बीच में एक रह गया, चलो यहां लिख देता हूं। 3 साल का बालक साइकिल चलाने के लिए अगर हो तो मैच्योर हो जाता है। 18 साल का बालक वोटिंग के लिए और ड्राइविंग के लिए मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी इज समथिंग व्हाट इज रिलेटेड विद टाइम और एज। तो ये एज या टाइम, ये जो होता है ना, ये हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि मच्छर के जीन्स कहते हैं कि बेटा एक ही हफ्ते के अंदर अंदर अंडे से बाहर भी निकलना है, बड़ा भी होना है, ब्याह शादी जो करनी है वो भी करना है, उसके बाद में जो फीमेल जो मॉस्किटोज है उनको सब लोगों का खून भी पीना है, आगे अंडे भी देने हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर मर भी जाना है। आप समझ रहे हो? ये उनके जीन्स में लिखा है, हमारे जीन्स में लिखा है ये। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि जो मैच्योरिटी है ना, वो समथिंग रिलेटेड विद टाइम, और जो जीन्स में जो हमारे लिखा हुआ है ना, जो हमारी जेनेटिक्स बोलती है, हाँ भाई मनुष्य ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और ये यूनिवर्सल है। इस चीज से भी वो लगाओ, आप कंक्लूजन निकालो कि अगर अगर वातावरण से मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ता तो ये चीज यूनिवर्सल नहीं हो सकती। जैसे भाई अमेरिका का वातावरण और अफगानिस्तान का वातावरण एक जैसा है। वातावरण मतलब मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, मैं सारे वातावरण की बात कर रहा हूँ, सोशल भी, फिजिकल भी। ठीक है, हर तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। वातावरण तो बिल्कुल डिफरेंस है ना, बिल्कुल डिफरेंट है भाई दोनों का। लेकिन क्या उस वातावरण डिफरेंट होने के कारण इसमें कोई डिफरेंस आता है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं आता। वहां पर भी यही पैटर्न चलता है। कहाँ पे? अमेरिका में भी, अफगानिस्तान में भी, जापान में भी, रशिया में भी, इंडिया में भी, हर जगह यही पैटर्न चल रहा है। हर जगह 6 महीने का बच्चा लगभग बैठना शुरू करता है, हर जगह लगभग 1 साल का बच्चा चलना शुरू करता है। तो क्योंकि वातावरण का प्रभाव ही नहीं है, तो किसका प्रभाव है? हेरिडिटी का। दैट्स वाई आप हमेशा याद रखेंगे दैट मैच्योरेशन इज समथिंग व्हाट इज रिलेटेड विद हेरिडिटी, नॉट इन्वायरमेंट। यहां तक बात क्लियर है? जो परिपक्वता है वो कोई ऐसी चीज है जो वंशानुक्रम से संबंधित है, ना कि वातावरण से। एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक भाई साहब को लेके आता हूं। ठीक है, मेरे तो छोटी है। अब ये भाई साहब है, आपको इनकी दाढ़ी दिखाई दे रही है? दे रही है। आपको क्या लगता है कि कहीं पे मतलब भारत में या भाई दुनिया के किसी भी देश में ऐसा हो सकता है कि 2 साल के बच्चे को दाढ़ी आ गई, अगर वो एबनॉर्मल ना हो तो? अब ये मत कह देना जी एक परिवार ऐसा उसके सारे चेहरे पे भाई वो भी जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें, नॉर्मली क्या किसी को 2 साल के बच्चे को दाढ़ी आ जाती है? जबकि इन्वायरमेंट तो अलग अलग है। ऐसा तो नहीं होता भाई। ये दाढ़ी आती कैसे है? ये दाढ़ी आती है मैच्योरिटी के कारण से। भाई जब आदमी की एज होती है 14, 15, 12, 13, वो वेरी करता है अलग अलग। ठीक है, तो भाई आनी शुरू हो जाती है ना। मैं अपनी बात करूं, ऐसा थोड़ी कि भाई मैंने इसमें खाद पानी दिया अपने आप आ गई। मैं तो चाह भी नहीं रहा था कि ज्यादा सी आई, आ गई, क्या करें। अब आ गई तो भाई साहब रख लेते, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है वे परिवर्तन
डेफिनेशन दे रहा हूं किसकी, मैच्योरेशन की। ठीक है जी, वे परिवर्तन जो स्वयं बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, अपने आप हो गए भाई, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, मेरी दाढ़ी आए, मैंने कोई मतलब मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया कि भाई मेरी आवाज भारी हो जाए, अपने आप हो गई। जब 15-16 साल की एज हुई ना, अपने आप से भाई आवाज में भारीपन आ गया। मेरी आवाज पहले बहुत पतली होती थी, कोयल के जैसी, अब देखो कैसे कौवे जैसी होगी। कैसे हुई, क्यों हुई? मैच्योरिटी के कारण। और ये चीज जीन्स में लिखी हुई थी, ना कि वातावरण में। ऐसा नहीं कि अगर मैं रशिया में रह रहा होता, ठीक है, तो मेरी आवाज भारी होती ही नहीं, होती, और उसी टाइम पे होती, पक्की बात है। उसी टाइम मतलब कि जिस एज में 14-15-16 साल की एज में जब भी भारी हुई होगी, उसी टाइम पे वहां पे भी होती। ऐसा नहीं कि वहां का ठंडा इन्वायरमेंट है तो जी जल्दी हो जाती है, नहीं, जो इंसान की है वही रहे। ठीक है, तो वो परिवर्तन जो स्वयं बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैच्योरिटी कहलाती है। होपफुली अभी आपको ये समझ में आ गया होगा दैट मैच्योरिटी इज रिलेटेड विद हेरिडिटी, नॉट इन्वायरमेंट। ठीक है, चलो एक प्रश्न करते हैं। देखो आया हुआ प्रश्न है, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित, मतलब पहले से ही निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन, मतलब जो पहले से डिटरमाइंड है कि इस एज पे ये होगा ही होगा। और कहां पर है ये ध्यान दो, जेनेटिक डिस्पोजिशन, भाई हमारे जीन्स में लिखा हुआ है किस टाइम पे ये होगा। ये क्या है? दिस इज मैच्योरेशन। आंसर क्या था इसका? परिपक्वता, मैच्योरेशन। डन। चलिए अब बात करते हैं भाई प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट होता कैसे है। अब भाई साहब, ये एक भाई साहब, देखो दोबारा देखना है, अभी भाई साहब आएंगे दोबारा साइकिल चलाते हुए, ये आ गए। ठीक है, अभी आप एक बात को बताओ, अब ये बच्चा है, मान लो ये साइकिल चलाना सीख रहा है, तो इसको साइकिल चलाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? मैं बताता हूँ। ये मत कह देना साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, अकेली साइकिल से भी नहीं चला पाएगा। ठीक है, इसको रिक्वायरमेंट होगी दो चीजों की। पहली चीज क्या? पहली चीज तो मैच्योरेशन। इसकी आवश्यकता होगी भाई, मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या? परिपक्वता का मतलब ये कि ये इतना परिपक्व जरूर हो कि इसका ब्रेन इतना परिपक्व जरूर होना चाहिए कि ये बैलेंस बना सके, हाँ या ना? ब्रेन मैच्योर होगा तभी तो साइकिल चला पाएगा। अब आप 6 महीने के बच्चों को साइकिल चलाना सिखा दोगे क्या? नहीं, ब्रेन मैच्योर ही नहीं है, उसको खुद बैठना नहीं आ रहा, साइकिल कहां से चलाएगा? दूसरी बात, इसके हाथ इतने मैच्योर होने चाहिए कि हैंडल को संभाल सके, हाँ या ना? इसके पैर इतने मैच्योर होने चाहिए कि पेडल को लगा सके, मैच्योरिटी, है ना, जो कि समय के साथ आएगी, है ना? पहली बात तो भाई मैच्योरिटी। एंड सेकंड थिंग, अब मान लो भाई एक व्यक्ति है जिसकी एज होगी 40 साल, 15 साल, 10 साल, कोई भी है, लेकिन उसने आज तक साइकिल देखी ही नहीं है, साइकिल होती कैसी है। फिर मान लो दिख भी गई तो उसको ये नहीं पता कि इसको भाई लड़ाई में यूज करते हैं या भाई इसको चलाते हैं या क्या करते, ये है क्या, भला क्या है ये? अगर उसको यही नहीं पता है तो क्या वो उसको चला पाएगा? चलो उसने किसी को चलाते हुए देख भी लिया, अच्छा इसको चलाते हैं, फिर क्या वो चला पाएगा? भाई वो एकदम से बैठ के चलाने लग जाएगा? नहीं। जो दूसरी चीज हमें चाहिए सीखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो क्या चाहिए? वो चाहिए हमें एक्सपीरियंस, अनुभव। अब वो अनुभव जो है वो समय के साथ होगा। परिपक्वता और अनुभव, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया होती है ना? देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ विच डेवलपमेंट अकर्स। इसी के बिहाफ पर हमारा विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, विकास किसी भी प्रकार का हो सकता है, अगेन मैं बताता हूं। सॉरी भाई, अभी आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? क्यों आ रही है? इन दो चीजों के कारण से। पहली बात, सॉरी, आपका जो माइंड है ना,
वो इतना मैच्योर है कि इन चीजों को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी ये बातें जो यहाँ पर अभी चल रही है ना, ये बातें कोई मैं दावे से कह सकता हूँ कि 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि उसका ब्रेन इतना मैच्योर है ही नहीं कि वो चीजों को समझ पाए, इस तरीके से समझ पाए कॉन्सेप्ट को। वो इनको देख के खुश तो हो जाएगा कि अरे वाह साइकिल आ गई, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। ठीक है। उसके बाद में पहली चीज तो आपका ब्रेन क्योंकि मैच्योर है इसलिए समझ पा रहा है। सेकंड थिंग, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा है। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि भाई जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों से आप जानते होंगे, भाई आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ही तो आती है ना। या भाई नोट्स कैसे बनाते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, ये भी समझना पड़ता है कि चीज़ों को समझते कैसे। ठीक है। तो आप यदि अभी कुछ सीख पा रहे हैं ना राइट नाउ, इफ यू आर लर्निंग समथिंग, इट इज all because of these two. These two means maturation and experience, है ना। आप जो भी कुछ कर पा रहे हैं, आप जो भी समझ पा रहे हैं, आपकी जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो इन दो चीजों के कारण से ही हो रही है। और यदि ध्यान से देखें तो मैच्योरिटी क्या है, कहां से आती है, हेरिडिटी से, और एक्सपीरियंस कहां से आता है, इन्वायरमेंट से। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई यदि कहीं पर हेरिडिटी की जगह पे मैच्योरिटी आ जाए और इन्वायरमेंट की जगह पे एक्सपीरियंस आ जाए तो हमें समझना वही है, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया दैट मैच्योरिटी इज हेरिडिटी, है ना, इन रिलेटेड विद हेरिडिटी, है ना। और एक्सपीरियंस तो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है, वो कोई हेरिडिटी से थोड़ी होता है कि भाई ये पहले से ही एक्सपीरियंस है, इसको सब कुछ आता है, ऐसे नहीं होता है ना। जैसे कि एक नेताजी ने, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा था ना, तो वो उनको कहने लगे कि अरे इन्होंने तो इलेक्शन भी नहीं जीता, इनको कैसे नेता बना रहे हो भाई, है ना। किसी नेता के बेटे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने डायलॉग मारा, डायलॉग तो अच्छा था लेकिन बात गलत थी, ठीक है। डायलॉग ये मारा कि भाई मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। डायलॉग तो अच्छा है, लेकिन क्या बिना एक्सपीरियंस के कोई नेता बन सकता है? अच्छा नेता की बात कर रहा हूं। होने को तो भाई साहब देखो, काम तो सारे जो एसोसिएट्स हैं, है ना, वही करते हैं, ठीक है, लेकिन नेता भी तो नेता होता होगा, ठीक है। तो चलो जो भी है वो एक एक्स वाई जेड कुछ भी बात है, लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस दोनों मिलकर क्या करते हैं, या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलकर ही हमारा विकास करते हैं, सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। चलो जी, अब पकड़ते हैं भाई एक एक प्रकार की डेवलपमेंट को, ठीक है। जो मैं कह रहा था कि अलग अलग प्रकार के टाइप्स आ जाए, डोमेन्स आ जाए, एस्पेक्ट्स आ जाए, एरियाज आ जाए, एक एक को पकड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाई फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास। सीधी सी बात है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट इज नथिंग बट चेंज इन साइज, शेप, वेट, दिस इज, है ना। इसको भाई ग्रोथ भी बोलते हैं, सीधी सी बात है ना। आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। आंतरिक कैसे हो सकता है भाई, बाहरी तो आपको दिख ही रहा है, आंतरिक कैसे है भाई, हमारी आंतें बढ़ती हैं, हमारे लीवर का साइज बढ़ता है, हमारे दिल का साइज बढ़ता है ना। ऐसा थोड़ी कि भाई हम बाहर बाहर से बढ़ रहे हैं, अंदर से छोटे बच्चे जैसे ही, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भाई सारे ही चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। लंबाई, भार, मांसपेशियां, हड्डी, प्रणालियों का बढ़ना, ये सारी चीजें चले, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक और क्वांटिटेटिव चेंजेज होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में यदि मैं आपको एक बात, अरे तो क्यों मार रही है बेचारे को, चलो ठीक है भाई। फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में एक फैक्ट है कि भाई शुरुआती वर्षों में, है ना, लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों से 2 या 3 साल आगे होती हैं। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो कभी करना कि भाई आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में एक बार जाके देखना, आप ये पाएंगे कि जो लड़कियां हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा मैच्योर हैं। मैच्योर मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। आप इनको रिलेट कर लो आप सभी को, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा मैच्योर होती हैं किससे, बॉयज से शुरुआत में, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है टीन एज में आके कि लड़के सरपास कर जाते हैं, है ना। जो छुटकू सा भाई दिख रहा था वो एकदम से बड़ी बहन से भी इतना ऊपर मिलता है ना, एकदम से पार जाता है। लेकिन शुरुआती वर्षों में लड़कियां जो होती हैं वो आगे होती है, ठीक है।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है भाई? संज्ञानात्मक विकास सीधी सीधी सी बात है, यहाँ का विकास। संज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, जब जीन पियाजे आएगा तब मैं बात करूंगा। और अब यहां पे क्या क्या होता है, मुद्दे की बात ये है, यहां पर क्या होता है भाई, यहीं से हम स्मृति होती है हमारी, है ना, इसको बौद्धिक या मानसिक विकास भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, थिंकिंग आ जाएगी भाई, हम सोचते कहाँ से है, यहाँ से, ठीक है जी। परसेप्शन आ जाएगा, हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से रिलेटेड है। इमेजरी, हम कुछ सोचते हैं भाई, सोच के देखो कि आप जो है इस समय पे घुड़सवारी कर रहे हो तो कैसे लगेगा, इमेजरी, है ना, सोचना कुछ, ठीक है। रिटेंशन भाई, चीजों को याद रखना, है ना, रिटेन करना, टाइम उसको रिकॉल करना, मतलब पुनः स्मरण करना, है ना। मेमोरी, हमारी जो स्मृति होती है। रीजनिंग, तर्क जो होता है। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, भाई आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बन रहा है, जैसे अभी मैचुरेशन को लेकर आपका कॉन्सेप्ट बना होगा, कहाँ पे बना, यहीं पर तो बना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं यहाँ से होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब ये जो ये शब्द है ना, ये शब्द कहीं पर भी आ जाए, ये सारे किससे रिलेटेड है, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। इतना तो सही है, चलो जी, है ना। और भाई ये क्या होता है, एज के साथ में इंक्रीज होता है और एक्सपीरियंस के साथ में। ऐसा नहीं कि भाई आप अपने घर पे पड़े रहो और एज बढ़ती जा रही है और आपका ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, आपको अलग अलग विचार जानने होते हैं, अलग अलग विचारधाराओं को समझना पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहले अपने को भी समझना पड़ता है कि मेरी विचारधारा क्या है, तब दूसरे की समझ में आती है ना। चलिए जी, जल्दी से देखो, ये AWSPRT 2013 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिख रहा है आपको, AWSPRT 2013, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में। तो जल्दी से बता दो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति का कारक नहीं माना गया है ना। फैक्टर ऑफ कोग्निशन, कौन सा भाई फैक्टर ऑफ कोग्निशन नहीं है ना भाई। एंगर, एंगर का हमारे बुद्धि से कोई लेना देना है, हाँ है। भूख, भूख का बुद्धि से लेना देना, भूख का तो पेट से लेना देना है, ठीक है, ये कारण नहीं है। रीट रीट, पीछे हटना, भाई कई बार हो जाता है, हमें लगता है यार ये तो सामने से बड़ा भारी खतरा आ रहा है, शेर आ रहा है, हटू ना पीछे, वहीं पे खड़ा रहूं, सामने से ट्रक आ रहा है वहीं पे खड़ा रहूं, पीछे ना हटूं, ठीक है। किसका काम है, बुद्धि का काम है। फियर, भय, भय किसका काम है, बुद्धि का काम। ये भय हमारे अंदर होता है, बाहर कहीं नहीं होता, समझ रहे हो, बाहर कोई भय नहीं होता, है ना। तो भाई ये तो जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हंगर। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इट, राइट। इजी क्वेश्चन आएंगे, डरने घबराने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य हो, जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पनात्मक रचना, भाई किसका संबंध इससे है, इन सारी चीजों से, समस्या समाधान से, सीधी सी बात है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का है भाई, कोग्निशन, कोग्निटिव डोमेन का है ना, सही बात है। चलो जी, आगे चलते हैं। अगर बात करें भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास की, अब आपको कहीं से ये लगता है कि भाई भाषा विकास जो है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट से उसका कोई लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है भाई। हमारी भाषा है क्या, मैं जो बोल रहा हूं क्या बोल रहा हूं, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूं, जो मेरे माइंड में, जो मेरे कोग्निशन में, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका ही तो भाषा है, उसको एक्सप्रेस करने का साधन क्या है, वो भाषा है। और ये बात भी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है उतना ही ज्यादा लैंग्वेज भी उसकी अच्छी होती है। क्या आप ये बात मान सकते हैं कि भाई एक आदमी है जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, आईडी है, मतलब भाई बुद्धि जो है थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वो भाषा बहुत अच्छी है उसकी भाई, बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है ना, तीन चार भाषाओं पे बड़ा ज्ञान है, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का, ऐसा लगता है आपको, नहीं होता है। भाषा विकास जो है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास से सीधा सीधा संबंधित है। और यहां पर मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूं, जो कि मैं हर क्लास में बताता हूं, जब भी भाषा विकास आता है ना मैं जरूर बताता हूँ। यदि आपको ये लगता है कि आपको अपना बौद्धिक विकास करना है, यदि आपको ये लगता है कि आपकी बुद्धि को और ज्यादा विकसित कैसे किया जा सकता है, तो उसका एक सीधा सिंपल सा तरीका है, कोई भी नई भाषा सीखना शुरू करें। यदि आप कोई भाषा सीखते हैं ना, तो आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि आपकी बुद्धि का विकास होने लगा है, ठीक है। चलते, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है भाई,
है ना। भाषा का सीखना, उपयोग करना, सब कुछ इसके अंतर्गत ही आ जाएगा भाई। भाषा विकास में तो आएगा ना भाई, भाषा सीखना, उपयोग करना, तर्क करना, समस्या सुलझाना, है ना। यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, जैसा मैंने कहा, इट इज रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। भाई जैसे जैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ही भाषा विकास होगा, नहीं, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, भाई मोरलिटी कुछ नहीं होती, मोरलिटी होता है सही और गलत का फैसला करना, है ना। राइट और रॉन्ग क्या है क्या नहीं है वो, और बाकी इसको हम लॉरेंस कोलबर्ग का जब होगा टॉपिक तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सही गलत के जो भी बढ़ती समझ से रिलेटेड है भाई, व्यवहार में परिवर्तन, जो वो सारी चीजें भाई है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो सोशल डेवलपमेंट कुछ नहीं है, अपने समाज में जहां पर हम रहते हैं ना, वहां पर हमें समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना होता है, अडेप्ट करना होता है ना। अपने आप का समायोजन करना होता है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट अडेप्ट कर लेते हैं तो हम सामाजिक कहलाते हैं। बड़ा सामाजिक बच्चा है ये तो, है ना। इसको पता है कि भाई घर पे जब 4 आदमी आए हो तो कैसे बात करनी है, तो समाज के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को बदला ना। और यदि हम नहीं बदल पाते, हम फिर भी वैसे ही पड़े हैं, है ना, देख रहे हैं इधर उधर, ना किसी को भाई हम विश कर रहे हैं, है ना, ना कोई काम कर रहे हैं, तो कहेंगे अरे बेकार है, इसको तो पता ही नहीं, समाज में रहने लायक इंसान नहीं है, इसको नहीं पता कुछ भी, सामाजिक नहीं है, नहीं। तो भाई समाज की आवश्यकताओं के अनुसार या समाज का जो ताना बाना है उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को ढाल के रखते हैं, और यदि आप अपने आप को समाज की अपेक्षाओं के अनुसार बदल सकते हैं, देन एंड ओनली देन यू आर ए सामाजिक पर्सन, है ना। तभी आप एक सोशल पर्सन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो भाई इट इन्वॉल्व्स, इसके अंतर्गत भाई क्या कुछ आ जाएगा? रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ संबंध, ठीक है। एंड अडॉप्शन ऑफ ग्रुप्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स, है ना, कि भाई जो आपने कोई भी नया समूह अपनाया तो भाई वहां के जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनको अपना, ठीक है। ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट भी भाई हम सोशलाइजेशन में पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन का हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा, उसके अंतर्गत भाई टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन वगैरह वो सारी चीजें हम जानेंगे, ऐसी कोई बात। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वन एंड दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या है भाई? सीधी सी बात है, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी लेके आना, ठीक है। भावनाओं को पहचानने, भाई अपनी भावनाओं को पहचानना कि भाई मुझे कैसा लग रहा है इस टाइम, और ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उनको पहचानना, अपना भी और दूसरों भी। और भाई अब इसको गुस्सा आ रहा है, अब शांत हो जा रहा है, अब मजाक मत करो, है ना। तो इसके अंतर्गत भाई भावनाओं को पहचानना, उसको व्यक्त करना। आप कैसे व्यक्त करेंगे? आपको गुस्सा भी आ रहा है फिर भी आपको प्यार से करो, भाई रुक जा, अब बहुत हो गया, अब ज्यादा है। एक तो आप जाके मुक्के बजाना शुरू कर दो, और एक आप उसको समझा दो भाई अब नहीं, लिमिट जा रही है, ठीक है। उसको आप व्यक्त कैसे करेंगे? या भाई मान लो आपको हंसी आ रही है ना, कोई फिसल के गिर गया और आपको हंसी आ रही है। आमतौर पे हमें हंसी बहुत आती है जब कोई फिसल के गिरता है, पता नहीं क्यों, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जबकि हमें पता है कि इसकी कोई गलती नहीं थी, कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता, बशर्ते उसको ज्यादा चोट ना लगी हो, ठीक है। भाई कोई बाइक से जा रहा है, फिसल के गिर गया, अगर उसको कम चोट लगेगी तो हमें हंसी आएगी, ज्यादा लग गई तो हमें फिर ये हो जाएगा, अरे यार बड़ा गलत हुआ इसके साथ, तो किसने डाला था इसने यहाँ पे कचरा, तो फिर हम ऐसे करने लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे कई बार ये लगता है दोनों चीजें एक ही है ना। गुस्सा करना, हंसना, ये सब एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। बस इंटेंसिटी की बात, गिरा वही है, वहीं पे गिरा है, लेकिन गिरने के बाद क्या फर्क पड़ा, उससे फर्क पड़ता है कि हम हंसेंगे या गुस्सा करेंगे या रोएंगे या भागेंगे वहां से, ठीक है। तो इंटेंसिटी डज मैटर, ठीक है। तो इसको व्यक्त करना, आप कैसे व्यक्तित करेंगे? प्रबंधित करना, है ना, प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, कि भाई अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे कितना इमोशन दिखाना है, कैसे दिखाना है, किस तरीके से। भाई हो सकता है कि किसी के, मेरे सिर में दर्द है अभी, नहीं है वैसे, है नहीं, सच्चाई तो ये, मान लो कि भाई मेरे सिर में दर्द है लेकिन फिर भी वही यहाँ में फिर बुरा मुँह बुरा ऐसे ऐसे करने पढ़ाने लग जाओ, आपको यार अजीब मास्टर ये तो, है ना। प्रबंधन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। करने की योग्यता है अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने के, जो भी है ना, अपनी भावनाओं को समझना है ना। और इसमें क्या होते हैं भाई, मेनली जो आपके एग्जामिनेशन में जो देखे गए हैं
वो देखा गया है सबसे ज्यादा ये एम्पैथी। एम्पैथी समानुभूति, ठीक है जी, या संवेदना, इसको समानुभूति या तदानुभूति भी बोलते हैं, लिख देता हूं मैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई, समानुभूति, मतलब उसके समान अनुभूति करना। भाई सामने वाले के साथ जो हो रहा है उसके जैसी ही समान अनुभूति करना, मतलब उसके अनुभव अपने आप में लेके आना। यार मगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि भाई आप सड़क से जा रहे हैं, कोई आया बाइक वाला और वो फिसल के गिर गया, कीचड़ हो रखा था, हो जाता है। अब आप उस पर हंस रहे हैं, लेकिन अगर उसी टाइम पे आपके माइंड में ये आ जाए ना कि यार अगर मैं इसके जगह पे होता और मैं अगर ऐसे फिसल के गिरा होता और कोई मेरे ऊपर ऐसे हंसता तो मुझे कैसा लगता, तो आप हंस नहीं पाओगे, है ना। फिर आपको लगेगा नहीं यार गलत बात, है ना। या इसी को बोलते हैं तदानुभूति। तदानु मतलब उसके जैसा ही, जैसा वो है उसके जैसा ही। यहाँ पे जैसा कह रहा हूं वहां पे समान कह रहा हूं, ठीक है। उसके जैसा ही तदानुभूति, जैसा उसको लग रहा है वैसा ही, ठीक है। एम्पैथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंपैथी। सिंपैथी इज नथिंग बट दया, सिंपैथी है मुझे इसके लेकर। सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए, ये नेगेटिव चीज है। एम्पैथी क्या होती, मतलब सिंपैथी क्या होगा, मान लो एक आ रहा था कीचड़ में, फिसल के गिर गया भाई, सिंपैथी क्या आएगी, बेचारा गिर गया यार उठा दो इसको जाके। जैसे आपके मन से बेचारा निकला ना, इसका मतलब आपने सिंपैथी कर दी, ठीक है। जैसे ही एम्पैथी निकला तो आपने क्या सोचा, यार मैं भी अगर ऐसे हो जाऊं तो गिर जाऊं तो ये तो कल को मुझे भी गिरा सकता है, चलो इसको ठीक करते हैं। ये कीचड़ हो रहा है इस जगह पे ठीक नहीं है, ये तो किसी को भी गिरा देगा, मुझे भी गिरा सकता है कल को, वो एम्पैथी है, ठीक है। एक होती है एपैथी। एपैथी मतलब उदासीनता, मुझे कोई मतलब नहीं भाई, कौन गिर रहा है नहीं गिर रहा है, एपैथी। मेरा क्या है, मेरा कौन सा दोस्त है भाई है, मुझे क्या लेना देना, दुनिया गिर रही है, ये क्या होती है, एपैथी। कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक होती है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब उसके उससे द्वेष होना, उसके खिलाफ होना, उसके अगेंस्ट होना। कैसे उसके अगेंस्ट होना, हम ये कहें और चला ले बाइक, मैं तो कहता हूँ ये बाइक चलाने वाले सारे ऐसे गिरे, यही कट मारते फिरते हैं। दिस इज एंटीपैथी, उसके अगेंस्ट होना, समझ रहे हो। मेरा तो मन करता है ऐसे ऐसे गड्ढे हर जगह खोद दूं ताकि ये बाइक वाले भाग ही ना पाए, जैसे भगाते हैं, है ना, देखा होगा ना। ठीक है, हमारे वहाँ पे गली बन रही थी, तो पापा ने और भाई साहब दो चार और बुजुर्गों ने मिलकर वहाँ पे ना, हम तो बोलते हैं कि 5-5 फुट पे ब्रेकर बनवा दिए, है ना। यहाँ पे बाइक बहुत भगाते हैं, है ना, चलो यहाँ पे ब्रेकर बनवा दिए। 5-5 फुट तो मैं ज्यादा कह रहा हूँ, अतिशोक्ति होगी, लेकिन हमें लगता है ना कि यार चला ही नहीं पा रहे, है ना। और ब्रेकर भी वो ऊंचे ऊंचे बनवा दिए कि भाई छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई बाइक वाइक लेके ना भागे, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीपैथी है ना। हम बताते हैं इनको, हम भगाते हैं, कोई भाग जाता, कोई दिख रहा है बाइक चलाता हुआ तो उसको पकड़ा, इधर आ इधर आ, फलाने के, मैं बताता हूँ तुझे। इस तरीके से, है ना। पता ही आपको गांव के आदमी कैसे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, ये मैंने चार बताई है। एम्पैथी उसके जैसा समझना, सिंपैथी उसके ऊपर दया करना, एपैथी कोई लेना देना नहीं है, एंटीपैथी उसके अगेंस्ट होना, ठीक है। तो ये चारों, ठीक है, ये अलग अलग हमारे इमोशंस होते हैं, भैया आपको पता ही है। चलो बता दो, एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है। अब योग्यता होना बहुत जरूरी मतलब पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव आ गया तो मैं अभी बता देता हूं, इसका आंसर ये होगा, फिर भी पढ़ लेते। कौन सी योग्यता, कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि क्या, कि वो क्या महसूस कर रहे हैं जब आप स्वयं को उनके स्थान पर रखते हैं, उसी को बोलते हैं तदानुभूति या एम्पैथी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। डन है, याद रखना है, ठीक है। चलो जी आगे चलते। मोटर डेवलपमेंट, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई फिर ये मोटर डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है या उससे अलग है, अलग तो है। क्या रिलेटेड है, हाँ रिलेटेड भी है, तो कैसे है। तो भाई एक सिंपल सी बात को समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। भाई आप एक बात को समझिए कि भाई जैसे मेरी हाइट है, मेरा वेट है, जो भी है एक्स वाई जेड, मेरी ही हाइट और मेरे ही वेट का एक और पर्सन है, सेम, मिल सकते हैं, बहुत मिल सकते हैं, मेरी हाइट होना मेरा वेट होना नॉर्मल इंसान की बात है। तो चलो भाई है, अब हम दोनों भागना शुरू करें, तो क्या ये पक्की बात है हम दोनों भागेंगे भी एक स्पीड से,
नहीं, हो सकता है मैं तेज भागूं उससे, हो सकता है वो मेरे से आगे निकल जाए, पॉसिबिलिटी है ना। चलो जी, आफ्टर दैट एक और सिचुएशन लेते हैं। अब उस भाई को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा इन द सेंस कि भाई मेरे से छोटी हाइट का कोई व्यक्ति है और मेरे से कम वेट का एक व्यक्ति है, उसकी हाइट और वेट मेरे से कम है मान के चलो। अब हम दोनों भागना शुरू करें, तो क्या ये पक्की बात है कि रेस वही जीते, मतलब रेस को मैं ही जीतूंगा? क्यों? क्योंकि मैं भाई लंबा हूं या मैं उससे ज्यादा भारी हूं। ये पक्की बात है मैं ही जीतूंगा? नहीं, छुटकू भी जीत सकता है, जीत सकता है ना। तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो छुटकू रेस को जीतता है जिसकी हाइट और वेट मेरे से कम है, अगर वो जीतता है तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट तो मेरी अच्छी है पर मोटर डेवलपमेंट उसकी अच्छी है। फिजिकल डेवलपमेंट मेरी अच्छी कैसे? क्योंकि मेरा हाइट और वेट उससे ज्यादा है, मेरी डेवलपमेंट उससे अच्छी हुई है। लेकिन मोटर डेवलपमेंट उसकी अच्छी कैसे है? क्योंकि वो अपने शरीर के अंग भले ही छोटे हो, उनका प्रयोग मेरे अंगों से बेहतर तरीके से कर सकता है, मेरे से बेटर तरीके से करना जानता है। छोटे छोटे पैरों का ऐसे टुक 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 करके भागना जानता है वो, मैं नहीं जानता। देखा होगा ना, छोटे छोटे बड़ी तेज भागते हैं भाई, सच्ची बता रहा हूँ, है ना। मैंने तो दिल्ली में देखा भाई कई बार, ये जो चेन स्नेचर होते हैं, वो चक्के टाइप के जो होते हैं, चीजों को उठा के भाग रहे, उठाई गिरे जो होते हैं, भाई साहब क्या स्पीड होती है इनकी भागने की, जबरदस्त, है ना। ये बस को वो रुकवा के और भाई जब वो भागते हैं चोरी करके, जंप कर जाते हैं, मैंने खुद देखा है, खिड़की में से चलती बस में से जंप कर गया। हद होगी भाई, मैं तो नहीं कर सकता। ये क्या है? दिस इज मोटर डेवलपमेंट, मतलब शरीर के अंगों का बढ़ना, फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर के अंगों का प्रयोग करना, मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बने हैं, अभी दिखाता हूं मैं। यह शारीरिक क्षमताओं के विकास, भाई शारीरिक क्षमताओं का विकास होगा। ये किसका विकास है? क्षमता का। ये किसका है? कैपेबिलिटीज का, ना नोट शारीरिक अंगों का, ये शारीरिक क्षमता का है, ठीक है। जैसे भाई नृत्य करना, दौड़ना, लिखना, खेलना, ये सारे क्या है? मोटर डेवलपमेंट के पार्ट है कि शरीर के अंगों का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। अब ये भाई साहब देख लो, शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहा है तो इसकी मोटर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होगी, हाँ या ना, ठीक है। अब ये जो मोटर स्किल्स है या मोटर कौशल है, ये दो प्रकार के होते हैं जी। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो स्किल्स होती है ना, मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स मतलब भाई शरीर के अंगों का प्रयोग करके कौशल डेवलप करना उसमें, ठीक है। तो ये होती है दो प्रकार की, कौन सी दो हैं जी? एक होगी अपनी ग्रोस मोटर स्किल्स और एक होगी फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, हिंदी करें तो भाई स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। अब यहां पे देखो शब्द पे जाएंगे। पहली बात तो मोटर स्किल किससे रिलेटेड है? मसल्स से। मोटर इज रिलेटेड विद मसल्स, मांसपेशियों से। किससे रिलेटेड भाई? मांसपेशियों से। अब अगर मैं कहूं कि भाई स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल मीन्स बड़ा। अब यदि हम बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं, बड़ी मसल्स का प्रयोग करते हैं जिन जिन चीजों को करने में, वो कहलाती है ग्रोस मोटर स्किल्स। जैसे भाई भागना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, उछलना हो गया, बड़ी मसल्स, पैरों की मसल्स बड़ी होती है, हाथों की मसल्स बड़ी होती है, बॉल को फेंकना, है ना, या कुछ भी जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोस मोटर स्किल्स। और ये चीजें हमें सीखनी पड़ती है, चलना सीखना ग्रोस मोटर स्किल का काम है। वहीं अब कुछ छोटी मसल्स का भी काम होता है, जैसे लिखना छोटी मसल का काम है, मटर छीलना छोटी मसल्स का काम है, पन्ने पलटना छोटी मसल्स का काम है, आप समझ। तो पैसे गिनना छोटी मसल का काम, ठीक है। तो ये जो है, ये दो मोटर स्किल्स हैं अलग अलग। एक होती है ग्रोस मोटर स्किल्स, ये रस्सी कूदना वगैरह, डांस वांस करना, सीढ़ियां चढ़ना, सब कुछ। और वही फाइन मोटर स्किल्स, है ना, ये छोटी मसल से जो कार्य करते हैं वो। और इस चीज को भी समझना है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, वो पहले ग्रोस की होती है, उसके बाद फिर क्या होती है? फाइन की होती है। भाई पहले हम चलना सीखते हैं या पहले लिखना सीखते हैं? पहले चलना सीखते हैं, बाद में लिखना सीखते हैं ना, ठीक है। तो जो हमारी डेवलपमेंट होगी ग्रोस टू फाइन होगी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है हमारी
डेवलपमेंट। यहां तक बात सही है? चलिए कुछ एक प्रश्न करते हैं, फिर उसके बाद में हम जाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, आज हमें ये करना है प्रिंसिपल्स ऑफ, क्योंकि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा स्पीड के साथ। ठीक है, मैं फिर भी स्पीड कम करके चल रहा हूँ, लेकिन हाँ हमें मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है? सूक्ष्म कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल पूछ रहा है, तो फाइन में क्या आ जाएगा? दौड़ना फाइन का काम है? नहीं भाई, दौड़ना तो फाइन का नहीं है। ठीक है, चलना फाइन का है? नहीं। बड़ी मसल्स का काम है तो स्थूल का है ना? क्या पूछ रहा भाई? फाइन पूछा, छोटी मसल लगेगी। घसीट कर लिखना, लिखना जो है वो है स्क्रिबलिंग, है ना? कूदना बड़ी मसल्स का काम है, ग्रोस का है। ठीक है, घसीट कर लिखना या स्क्रिबलिंग पता है किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखा हो ना, दीवारों पर जो पेंटिंग कर देते हैं, कैसे ऐसे 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 कुछ 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 दीवारों पे ऐसे ऐसे। आपके घरों में है ऐसे बालक जो कुछ कुछ बनाते रहते हैं? पेंसिल मिलनी चाहिए उनको, पेन मिलना चाहिए, फिर देखो। और यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं, फिर तो आपको भाई साहब जीवन को संकट हो जाता है, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल का काम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का? भाई स्थूल कौशल मतलब बड़ी मसल्स की बात चल पड़ी है यहाँ पे ना, ग्रोस की बात चल पड़ी। बैलेंसिंग ऑन 1 फुट, 1 फुट पर एक पैर पर बैलेंस बनाना, अभी बना रखा है मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, किसका काम है? बड़ी मसल का। सही बात है, ये आंसर सही आएगा। बाकी के 3 आप देखेंगे तो ये क्या आएंगे? फाइन क्या आएंगे? ठीक है, क्या है? स्क्वीजिंग ए पी, मटर के दाने, है ना? एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना फाइन, पेंसिल पकड़ना फाइन, है ना? फाइन मतलब छोटी मसल का काम। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। डैश स्थूल गत्यात्मक है, जबकि डैश सूक्ष्म है। मतलब पहले स्थूल आना चाहिए, बड़ी मसल आनी चाहिए, उसके बाद में छोटी मसल आनी चाहिए। ठीक है, भागना बड़ी मसल है जी। चित्र बनाना छोटी मसल है जी। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। रनिंग जो है वो क्या है? ग्रोस मोटर स्किल का काम है। ड्राइंग जो है वो क्या है? फाइन मोटर स्किल का काम है। तो आंसर ए होना चाहिए। बाकी देख लो, निचोड़ना छोटी मसल्स का काम है, चलना बड़ी मसल्स का काम है, तो उल्टा हो गया ना। पकड़ना और ये देख लो चढ़ना, भाई सीढ़ी वगैरह जब हम चढ़ेंगे तो बड़ी मसल्स का काम है ना, गलत हो गया। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना फाइन है। ताली बजाना क्या है? फिर भी बड़ी मसल्स का काम है, लेकिन आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ये तो भाई छोटी ही है ना? तो भाई हमें पहले चाहिए स्थूल, बाद में चाहिए सूक्ष्म। पहले स्थूल बाद में सूक्ष्म, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। है ना? चलो जी, कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म की बात चल रही है भाई, फाइन की बात चल रही है, तो आंसर आया लिखना। बात ही खत्म। जंपिंग क्या है? स्थूल है। रनिंग स्थूल है। स्विमिंग स्थूल है। ग्रोस है ना ये सारे? आंसर क्या बनेगा? ए। ठीक है, चलो जी, अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए किससे रिलेटेड? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम फटाफट से समय का प्रयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक और निपटा देते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इसी से संबंधित है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, या हम हिंदी में कहेंगे क्या? विकास के सिद्धांत। भाई जो विकास होता है ना हमारा, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, उस ये ऐसे नहीं कि कहीं से भी हो रहा है ना? जैसे तनु वेट्स मनु में बोलते हैं ना कि अदरक की जगह कहीं से भी बढ़ रहे हो। ठीक है, वैसे नहीं होता है, उसके कुछ सिद्धांत है ना? उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, अदरवाइज नहीं होता, जो कि यूनिवर्सल है, जो सब में देखे जाते हैं। तो अब एक बार उनको पहले लिस्ट देख लेते हैं, फिर एक एक कुछ समझेंगे, साथ में उसके क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, चलो। अगर मैं बात करूं भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो पहले मैं आपको सारे प्रिंसिपल दिखा देता हूं। कौन से कौन प्रिंसिपल? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, वो PAL होता है। ये सिद्धांत की बात चल रही है। ठीक है, और यहां पर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आपको ने हमेशा जो सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ाया ना, मैं दावे से कह सकता हूं, वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत पढ़ा है ना? फ्रॉम वोम टू टोम, क्रेडल टू ग्रेव, जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, ऐसी ऐसी बातें पढ़ी होंगी ना, लिखी भी होंगी पेपर में, वही है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, भिन्नता का सिद्धांत। अभी मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, फिर इसको समझेंगे। डिफ्रेंशिएशन इन रेट या यूनिक रेट का सिद्धांत, अनुपम दर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या क्रमबद्धता एक रूपता का सिद्धांत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसी के अंतर्गत आएंगे हमारे सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है,
उसके बाद में जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद में वोल टू पार्ट्स, पूर्ण से भाग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल, ग्रोस टू फाइन, ये तो हमने अभी पढ़ा है ना। ये भी एक नियम ही तो है, पहले ग्रोस मसल्स का प्रयोग करना सीखेंगे, बड़ी मसल्स का, उसके बाद छोटी मसल्स पे आए, है ना। चलो, प्रिंसिपल ऑफ हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, प्रायत्ता से स्वायत्ता, एकीकरण का सिद्धांत इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन का सिद्धांत परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिडिक्टेबिलिटी पूर्वानुमान का सिद्धांत, इंटरेक्शन अंतःक्रिया का सिद्धांत, क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट संचयी विकास का सिद्धांत, और सबसे लास्ट में स्पाइरल होती है डेवलपमेंट, ना कि लीनियर। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपने सभी ने ये पढ़ा तो है, ऐसा 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 बना भी देखा होगा कुछ कि भाई जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है, फिर ऐसा ऐसा कुछ देखा हो, ठीक है। डेवलपमेंट होती है वो स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती है, साथ में ऐसा भी कुछ देखा होगा। आज मैं इसका अर्थ बताऊंगा कि मतलब क्या है इसका। वर्तालुकार होता है, लंबवत नहीं होता। शुरुआत करें एक एक को पकड़ के, इजी है, काफी कुछ का आपको पता भी है, इसलिए फटाफट से करेंगे, क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अभी मैंने बताया भाई जन्म से मृत्यु तक, है ना, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है ना। तो ये भाई यहाँ से शुरुआत हो जाती है, एग से, अंडे से, और भाई हम ऐसे 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 करके भाई पूरा जीवन पार करके यहाँ पहुंच जाते हैं। विकास नहीं रुकता पर, है ना। मरते हुए भी भाई ये सीखेंगे कि मरते कैसे, सीखते रहते हैं सारी जिंदगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये हमारा विकास है। चलो जी, देखो क्वेश्चन भी आ गया बढ़िया सा। कौन सा कथन सही है, ठीक है जी। अब ये पूछ रहे हैं भाई विकास के बारे में कौन सा, चलो ब्लैक ही रखता हूं ना, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो ठीक है वो बताना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता, होता है भाई, क्रमबद्ध होता है, ऐसे थोड़ी कि कहीं से भी हो रहा है, नहीं, क्रमबद्ध होता है, ये तो गलत बात है, सही बताना है। विकास अव्यवस्थित होता नहीं, अव्यवस्थित नहीं भाई, पूरी व्यवस्था है पक्की। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये बात सही है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, अरे होते हैं भाई। अगर सांस्कृतिक परिवेश से हमारा विकास प्रभावित ना हो तो भाई साहब हम अच्छी संस्कृति में, अच्छे जगह पे अच्छा कल्चर क्यों देंगे अपने बच्चों को। प्रभावित नहीं पड़ रहा, क्यों दे, ऐसे रहो जैसे रहना है, ठीक है। तो भाई आंसर क्या बनेगा, फिलहाल सतत प्रक्रिया है, क्योंकि सही बताना है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। डन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलो आगे चलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, और इंडिविजुअल डिफरेंस भाई नाम से ही बता रहा है कि भाई नो टू पर्संस इन दिस होल अर्थ इज मतलब आर आइडेंटिकल, है ना। आइडेंटिकल इन द आइडेंटिकल ट्विन मत बोल देना, उनमें भी अंतर पाए जाते हैं, बेशक से बाहर से ना हो। आंतरिक तो अंतर होते हैं, स्वभाव का तो अंतर होता होगा, ज्ञान का अंतर होता होगा, सोच का अंतर होता होगा, अंतर तो अंतर है, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, सभी जो एनिमल्स हैं, इवन ये तक कहा जाता है कि किसी भी पेड़ के, एक सिंगल पेड़ के दो पत्ते भी समान नहीं होते, ठीक है। तो हर जो इंडिविजुअल है वो दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कुछ भाई साहब इंटेलिजेंट भी होते हैं और कुछ लप्पू भी होते हैं ना, ठीक है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब की बार ध्यान देना, ये कह रहा है कि सही नहीं है, यहां पर ध्यान देना है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, भाई देखो ये बात तो सही है, ये बात क्या है भाई, सही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या देखना, जो सही नहीं है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है भाई, हाँ बता सकते हैं ये बच्चा ऐसा बन सकता है बड़ा होके, ठीक है। तो ये बात सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। नहीं पर ध्यान देना है, उल्टा चल रहा है अभी मामला। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, नहीं, विकास की दर एक समान नहीं है, सार्वभौमिक भी नहीं है, सबकी दर अलग अलग होती है, तो ये सही नहीं है, ये आंसर होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात सही है और सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये गलत है। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म, नहीं, सबकी रेट अलग अलग होती है भाई। रेट मतलब जो दर होती है ना वो अलग अलग होती है, कोई पहले फिजिकल डेवलपमेंट कर लेता है, कोई बाद में करता है, कोई पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट कर लेता है, कोई बाद में करता है ना, अलग अलग होती है। चलो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, नीचे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। असर्शन क्या कहता है, कथन क्या कहते हैं, बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, तुलना करके
भाई मुझे बता देना कि यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ही रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। ठीक है ना, कभी कह दो जी मास्टर जी आप तो हिंदी में करा रहे हो, नहीं, मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश, चलो इंग्लिश में चलते हैं, AWES है ना, पढ़े लिखे आंसर है, चलो। कंपेरिजन अमंग चिल्ड्रन कैन वेरी एक्यूरेटली असेस ए चाइल्ड्स डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये कह रहा है कि यदि हम बच्चों के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, तो सही ढंग से सटीकता से माप सकते हैं, तो ये बात गलत होगी ना, ये बात गलत है ना, कि आप सटीकता से माप देंगे कैसे डेवलपमेंट होगी, किसके द्वारा कंपेयर, अरे भाई सब सब इंडिविजुअली डिफरेंट है, आप कैसे माप दोगे? आप मेरी डेवलपमेंट को देख के अपनी डेवलपमेंट को बता दोगे? नहीं हो सकता। या मैं आपकी डेवलपमेंट को देखे किसी तीसरे बच्चे की डेवलपमेंट बता दूंगा कि भाई ये भी ऐसे डेवलप होगा? नहीं हो सकता। तो कथन गलत है। अब यहां पे इस बात को समझ लो प्लीज, यदि एक कथन गलत हो गया तो उसके पीछे जो मर्जी तर्क दे लो, जो मर्जी तर्क दे लो, जो मर्जी कारण दे लो, सारे गलत ही होने हैं। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि सूरज धरती के चक्कर लगा रहा है, अब मैं जो मर्जी उसके लिए तर्क दे दूं, कारण दे दूं, सारे गलत हैं। मुझे दिखता है, तुझे दिखता है, इसका मतलब लगा थोड़ी रहा है। पहले के लोग ऐसा, अरे पहले के लोग जो मर्जी मानते हो, लगा थोड़ी रहा है, ये सही कहां से हो गया? गलत तो गलत है ना। पहले के मानते हैं नहीं मानते, अब के मानते हैं नहीं मानते, लेकिन उससे ये चीज सही कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये गलत है तो ये अपने आप गलत होगा। देखो, विकास का स्वरूप व अनुक्रम एक विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप में समान होती है। इसको ये गलत करना पड़ेगा अगर तर्क वाला है तो। कई बार ऐसे आते हैं कथन एक कथन दो, उसमें दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर तर्क है ना तो तर्क जो होगा वो अलग नहीं हो सकता। ठीक है जी, तर्क जो है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, तर्क को उसके साथ जाना पड़ेगा। तो ये भी क्या हुआ गलत, तो दोनों जहां पर गलत है वो आंसर होगा। ए और आर दोनों गलत है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, जहां पर ए और आर दोनों क्या हैं? गलत है। डन होगी बात। चलो आगे चलते हैं जी। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट, जैसे कि अभी मैंने कहा, रेट जो होती है ना, जो दर होती है, सभी की अलग अलग होती है, सभी हम यूनिक है ना। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनकी हाइट है भाई 6 फुट 2 इंच, मेरी भी हाइट ठीक ठाक है, लेकिन उनसे छोटा हूं, हाइट में भी और एज में भी। ठीक है, तभी तो बड़े भाई हैं। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात यह है कि हम जैसे 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो मेरी और जो मेरे से बड़े भाई हैं उनकी हाइट चल रही थी बढ़िया टीनेज में, और जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं उनकी हाइट चल रही थी छोटी, टीनेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पापा भी कहते हैं ये छोटा रहेगा, ये छोटा रहेगा, है ना, इसकी हाइट कम रहेगी हमारे घर में, इस तरीके से करते थे बात। लेकिन भाई साहब भगवान जाने उन्होंने क्या किया, क्या खाया नहीं खाया, वही मैच्योरेशन। जेनेटिकली ऐसा था कि किसी की रेट जो है शुरुआत में कम होती, एकदम से बढ़ जाती है। भाई उन्होंने इतना बढ़िया वो किया परफॉर्मेंस, आज उनकी हाइट हमसे ज्यादा है, दोनों भाइयों से, है ना, मेरे से भी और जो मेरे से जस्ट बड़े हैं उनके उनसे भी। ठीक है, तो कहने का मुद्दा यहां पर यही है कि जो ये दर है ना ये अलग अलग होती है। अब हाइट तो दिख जाती है, तो मैंने बता दिया, ऐसे ही बुद्धिमत्ता में भी हुआ होगा सेम। सेम का मतलब ये नहीं कि बाद में उनकी बड़ी होगी, बाद में मेरी भी बढ़ सकती है, बीच वाले भाई की भी बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन एक जैसे समय पर एक जैसी हो ये आवश्यक नहीं। रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि हम सभी अलग अलग ही तो हैं। ठीक है, तो भाई अलग अलग आयामों की विकास की गति अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। तो हम ये नहीं कहते भाई पहले ये होगा उसके बाद में ये होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा? एक इंटर इंडिविजुअल, एक इंटर इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल का मतलब होता है दो में अलग अलग, जब हम दो को कंपेयर करते हैं। इंटर का मतलब हमेशा कोई और होता है, दूसरा कोई और। इंटर का हमेशा मतलब ये बनेगा, जैसे इंटरनेशनल दूसरा देश। ठीक है जी, इंटरकास्ट दूसरी कास्ट, इंटरकास्ट मैरिज पता है ना, दूसरी कास्ट में शादी करना। ठीक है, हाँ, तो इंटर का मतलब हमेशा दूसरा ही होता है। इंटर का मतलब स्वयं होता है। हमारे स्वयं के अंतर्गत भी भाई दर जो होती है वो अलग अलग होती है।
कोई व्यक्ति कोग्निटिव डेवलपमेंट पहले कर लेता है, मोरल डेवलपमेंट बाद में होती है, कोई उसका अपोजिट कर सकता है। ठीक है, चलिए बताते हैं भाई। बच्चों का शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्य, देखो सटीकता से भविष्यवाणी कभी नहीं हो सकती, एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ये आंसर क्या आएगा, सही। occurs in an orderly and sequential manner but rates of development of individual children vary, है ना, सबके अलग अलग होती है रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ग्रो एट डिफरेंट रेट, है ना, अलग अलग रेट पे होते हैं, उसका प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम है इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स, प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। भाई सारे अपने आप में स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कि जी पहले फिजिकल डेवलपमेंट करूंगा तभी कोग्निटिव डेवलपमेंट, नहीं ऐसा नहीं है, स्वतंत्र है, तभी तो सबका रेट अलग अलग है। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन, बाकी ये आएंगे अभी, सिफेलोकोडल प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है आएगा ना, हायरार्किकल इंटीग्रेशन भाई बढ़ते क्रम से एक होना, वो भी आएगा। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन अत्यधिक अप्रत्याशित है, आपको पता ही नहीं चलता क्या हो जाएगा, आपको लग रहा था बचपन में अरे ये तो भाई बहुत इंटेलिजेंट बनेगा और देखा ये तो महामूर्ख, अप्रत्याशित नहीं होते, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो ये तो गलत है, अत्यधिक नहीं लगना, अप्रत्याशित फिर भी चल जाता। मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेजी से होते, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मध्य बाल्यावस्था जो होती है, कल हम बात करेंगे स्टेजेज में, तो वो होती है भाई अपनी कितनी, 7 से 11 मध्य बाल्यावस्था। ऐसा तो नहीं कि 11 वर्ष के बाद में रुक जाती डेवलपमेंट, नहीं, व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, ये बात सही है। अकर्स एट वेरिंग रेट्स इन इंडिविजुअल्स। ठीक है, और भाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशो कल्चरल, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, डिपेंडेंट होते हैं, जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है उससे संबंधित होते हैं। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। समझ रहे हो ना, ये जो पीला आ रहा है इसका मतलब ये क्या राइट आंसर है। चलो, विकास की दिशा और क्रम इंग्लिश में देखते हैं। द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड, है ना, जो डायरेक्शन है वो हर बच्चे के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, डायरेक्शन जो है और जो सीक्वेंस है वो सेम है। ठीक है, बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, लेकिन जो रेट है, जो दर है वो अलग है। विच प्रिंसिपल, भाई इसके बारे में कौन सा प्रिंसिपल कह रहा है, वो कह रहा है इंडिविजुअलिटी, यूनिफॉर्मिटी, लीनियरिटी, इंडिविजुअलिटी। भाई हर कोई इंडिविजुअल है ना, तो अगर हर कोई इंडिविजुअल है तो भाई अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट होती है। डन है ना, देखो डिसकंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं, हम तो कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। लीनियरिटी की भी बात नहीं चल रही कि भाई एक लाइन से होता है, नहीं, अलग अलग कह रहा है, खुद से ही कह रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी भाई सबका एक जैसा होना, यूनिफॉर्म, सार्वभौमिक, ठीक है, तो वो तो गलत हो गया, पृथकता अलग अलग है। चलिए अब करते हैं भाई यूनिफॉर्म पैटर्न, एंड दिस वन इज द, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न बनेगा ही बनेगा, आज लिखवा दो। कैसे, यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत ये कहता है कि भाई हम देखो इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, एग्रीड, हमारी रेट जो है वो अलग अलग है, एग्रीड, परंतु परंतु स्टिल हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एक यूनिफॉर्म हमारा पैटर्न है, एक समान पैटर्न है सभी का, यूनिवर्सली एक पैटर्न है। ठीक है, और वो पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं। किस किस भाग में बांटेंगे भाई, यही लिखा ना भाई, निश्चित क्रम से ही होता है, और इसको भाई मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। इन 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सिफेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। एक है सिफेलोकोडल और एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। अब इनको समझते हैं भाई सिफेलोकोडल क्या है, प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिफेलोकोडल, सिफेलो देखो क्या होता है, सिफेलो होता है ये, दिस इज आवर सिफेलिक रीजन, जो हमारा सिर है ना उसको हम बोलते हैं सिफेलिक रीजन। और कोडल क्या होता है, कोडल होती पूंछ, टेल। अब टेल तो हमारी है नहीं, पक्की बात है ना, हाँ, पूंछ तो हमारी है नहीं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, पैर। कि जो हमारा जो विकास होता है ना,
वो सिर से पैर की ओर होता है, इसको हम बोलेंगे सिफेलोकोडल। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है अपना प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो क्या होता है, देखो डिस्टल क्या होता है, डिस्टल होता है दूर, डिस्टेंस से बनाएगा, है ना, डिस्टेंस से बनाए डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर, और प्रोक्सिमो मतलब पास, पास से दूर का सिद्धांत, पास से दूर का सिद्धांत। ठीक है। अब मैं बताता हूं जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होती कैसे। ये होता है दो तरीके से, एक तो ये ऊपर से नीचे की ओर, मतलब भाई पहले हमारा सिर के ऊपर कंट्रोल आएगा, गर्दन के ऊपर कंट्रोल आएगा, हाथों के ऊपर कंट्रोल आएगा, बैठने के ऊपर कंट्रोल आएगा, और उसके बाद ही हम चल सकते हैं, उसके बाद चलने के ऊपर कंट्रोल आएगा। हाँ या ना? क्या दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है, या आप हो, या आपने देखा है, या कभी पास्ट में हुआ हो, या भविष्य में ऐसा बच्चा हो सकता है जो पहला चलना शुरू करे फिर बैठना सीखे? ऐसा हो जाएगा? नहीं, सिफेलोकोडल ही चलेगा, ऊपर से नीचे ही चलेगा, ऐसे नहीं होता। दूसरी डेवलपमेंट क्या, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर। जैसे कि अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, हमारा जब हम माँ के गर्भ में थे, 2-2.5 महीने की एज होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हृदय बना होगा, हार्ट बना होगा, या धमनियां शिराएं पहले बनी होंगी, आर्टरीज एंड वेन्स वो पहले बनी होंगी। भाई पहले दिल बनता है, जब 2-2.5 महीने का बच्चा होता है ना, उसके धड़कन बननी शुरू हो जाती है, टक 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 टक, है ना, धड़कन बननी शुरू हो जाती। फिर ये दिल बनता है ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो ऐसे हाथ किया, ऐसे रखा, मेरा दिल यहीं पे इतना ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लड़कों के हाथ बड़े होते हैं तो लड़कों का दिल भी बड़ा होता है, होता है, लेकिन ये दिल बड़ा होना वो दिल बड़ा होना नहीं होता कि भाई कहते हैं ना बड़े दिल वाला है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पर पता नहीं हो भी शायद। ठीक है, लेकिन हाँ साइंस तो यही कहती है कि लड़कों का जो दिल होता है वो लड़कियों से बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि भाई शरीर भी तो बड़ा होता है ना, उसके लिए ब्लड को पंप करना है, तो ब्लड को पंप करने के लिए तो भाई देखो दिल की जरूरत है। जितना बड़ा दिल होगा उतना ज्यादा ब्लड आएगा, उतनी ताकत से उसको पंप कर पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे तो भाई हाथी का दिल हमसे बहुत बड़ा होता है ना। चलिए, खांसी होगी भाई। तो एक तो जो हमारी डेवलपमेंट हुई कैसे, ऊपर से नीचे की ओर, कैसी, सिफेलोकोडल। दूसरी क्या हुई, प्रोक्सिमोडिस्टल, अंदर से बाहर की ओर, है ना, अंदर से बाहर की ओर। सेंटर टू पेरिफेरी, पहले जो कंट्रोल आएगा कंधे पर आएगा, उसके बाद में हाथों पर आएगा, उंगलियों पर आएगा। आया ना, आया ना। ठीक है, तो ये दो प्रकार की डेवलपमेंट है। इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम हेड टू टो कह लो, सिर से पैर कह लो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कह लो, ऊपर से नीचे की ओर कह लो, बातें एक ही है। मतलब जब भी ये आ जाए आपको समझना भाई सिफेलोकोडल की बात चल रही है। और जब भी ये आ जाए क्या, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफ्री, मतलब मान के चलिए कि आप ये हैं और ये आपका सेंटर है, तो पेरिफ्री बन गई ये। ठीक है, तो इससे ऐसे जाएगा हमेशा डेवलपमेंट, पहले यहां पे होगा फिर बाहर की तरफ जाएगा। मतलब जो सेंटर से जितनी दूर होगा उसका विकास उतना ही कम होगा, कुछ ऐसा कहा गया है या ना, उतना ही लेट होगा। या फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड भी बोल सकते हैं, अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। कभी भी ये आ जाए तो आपको याद रखना है, प्रोक्सिमो डिस्टल नाम से बता रहा है, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की बात कर रहा है, पास से दूर की बात कर रहा है। सिफेलोकोडल मतलब सिर से पूंछ या पैर की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे की बात। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये फेवरेट है भाई एग्जामिनर का, इसके ऊपर अनंत प्रश्न बन चुके हैं। हम भी कुछ प्रश्न देखते हैं अलग अलग के तरीके से कैसे आए। शीर्षगामी सिद्धांत, सीधी सी बात यहां पे आ जाओ भाई, सिफेलोकोडल की बात कर रहा है। ठीक है, किस में आएगा, पहली बात तो मोटर डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा ना कि भाई कंट्रोल की बात है, पहले सिर पे कंट्रोल आता है, फिर गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर हाथों पर कंट्रोल आता है ना, उसके बाद में फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये किससे रिलेटेड है, क्या लैंग्वेज से रिलेटेड है? नहीं,
कॉग्निशन से नहीं, मोरल से नहीं, आंसर क्या बनेगा, मोटर डेवलपमेंट से, भाई चलना फिरने से रिलेटेड है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए आफ्टर दैट। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट बताना है ना, कौन सा जो है वो सही है। आओ जी, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज, बिल्कुल सही है ना, पहला ही आ गया ना, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से होकर बाहर की ओर होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल की बात चल रही है, बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन नंबर विल बी, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, देखो गलत बात कह दी ना, इन्फ्लुएंस तो होता है। डेवलपमेंट इज वन डोमेन, डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट, भाई एक के ऊपर असर पड़ेगा तो औरों पर असर नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा भाई? अगर आपका भी इमोशनली आप डिस्टर्ब्ड हैं तो क्या आपका बुद्धि जो सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, गलत। डेवलपमेंट इज प्योरली क्वांटिटेटिव एंड कैन, देखो डेवलपमेंट प्योरली क्वांटिटेटिव नहीं होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, ये क्या होगा, गलत, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है ना। आगे चलते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने में कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल अरे तो भाई दूसरी जगह जा रहे हैं, आ जाओ। सना लर्न टू होल्ड ए ग्लास एंड ए बोतल बिफोर शी कुड होल्ड ए पेन और बटन हर शर्ट, है ना भाई। देखो ग्लास और बोतल को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो मैं जैसे बोतल, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है भाई, मान लो मैंने ये बोतल को पकड़ा ऐसे करके, बोतल को कैसे पकड़ूंगा, ऐसे करके, और पेन को कैसे पकड़ूंगा, ऐसे करके, है ना। तो बोतल को पकड़ते हुए अगर मैं समझू मेरे हाथ को, मान लो ये मेरा हाथ है, तो बोतल को पकड़ने के लिए जो सेंटर है, जो मेरा जो कंट्रोल है वो यहां पर है, लेकिन पेन को पकड़ने के लिए जो मेरा कंट्रोल है वो यहां पर है, बाहर की तरफ है, उंगलियों की तरफ है। इसका मतलब ये कौन सा आ रहा है, प्रोक्सिमोडिस्टल की बात चल रही है या ना, प्रोक्सिमोडिस्टल की बात चल रही है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है, यहां पर बात चल रही है प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट की। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, डन। चलिए, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेना, वही बात है, यहां से पेंसिल से लिखा जाता है, यहां से गेंद फेंकी जाती है, तो बच्चा गेंद पहले सीखता है, मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो सेंटर के पास से, डिस्टल दूर, है ना। तो ऐसे हमारी डेवलपमेंट होती है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। विकास का कौन सा, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रपोजेस दैट चिल्ड्रन गेन मस्कुलर कंट्रोल ऑफ आर्म्स रिलेटिवली अर्लियर देन देयर फिंगर्स, आर्म्स पे पहले आ जाता है, फिंगर्स पे बाद में आता है, अगेन प्रोक्सिमो डिस्टल। मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार आता है, अलग अलग एंगल से आता है। चलो जी, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट मोटर डेवलपमेंट प्रोसीड्स सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, सेंटर से एक्सट्रीमिटीज मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल, बी सही है। डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज, प्रोक्सिमो डिस्टल। मैं ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देख पाए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 1, और ये भी देख पाए कि कैसे अलग अलग तरीके से चीजों को पूछा जाता है, मतलब लैंग्वेज कैसे बदल जाती है, आंसर वही रहना है, ठीक है। फॉलोइंग प्रिंसिपल, देखो गलती कर दी ना भाई, ये बात मेरी खास है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत जल्दी पकड़ता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट आ गया सिफेलोकोटल, ठीक है, ये सिर से पैरों की ओर, सिर से पैर मतलब सिफेलोकोटल, आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिफेलोकोटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, अरे क्या हो रहा है भाई, सारे प्रिंसिपल यहीं आ गए क्या, स्कूल छोड़ छोड़ के। स्टेट्स दैट क्या कहता है, प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, बात खत्म, सही है, कुछ भी नहीं इन प्रश्नों में, कुछ है ही नहीं। हालांकि आप चारों ऑप्शन पढ़ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक ऑप्शन देखो कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, भाई बात तो सही है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देखो बॉटम टू टॉप नहीं होता है, टॉप टू बॉटम होता है, यूनिडायमेंशनल, केवल एक ही डायमेंशन में होता है। अरे भाई अभी तो इतनी डायमेंशन देखी थी, फिजिकल है, सोशल है, मोरल है,
ठीक है, गलत हो गया। इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी क्या है, गलत। इन्फ्लुएंस तो होता है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ए चाइल्ड लर्न्स टू ग्रास्प लार्ज थिंग्स सच एज बॉल विद हिज हैंड्स बिफोर लर्निंग टू पिक ए पी, है ना, मतलब बॉल से ऐसे पकड़ना पहले सीखेगा, फिंगर्स का यूज बाद में सीखेगा, मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। Which of the following principles suggest that growth follows a pattern that begins with the head and upper body parts? हेड से टो की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल प्रोक्सिमोडिस्टल, है ना, प्रोक्सिमोडिस्टल की बात चल रही है, पास से दूर की। विजुअल एबिलिटीज का कोई मतलब नहीं भाई, क्योंकि मोटर डेवलपमेंट से है। इफेक्टिव यूज ऑफ आर्म प्रोसीड्स द एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ हैंड, ये सही बात है। प्रोक्सिमोडिस्टल भाई आर्म्स का प्रयोग पहले होता है, प्रोसीड करता है किससे, फिंगर्स से, है ना, हैंड्स से। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। डेवलपमेंटल चेंजेस क्या होते हैं, अक्कर इन एन ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल मैनर, ये बात बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा था। ऑर्डरली होता है, सीक्वेंस में होता है, ऐसे नहीं कि भाई साहब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, देखो जो गलत है वो भी दिखा दे। अक्कर्स एट वेरी फास्ट पेस इन इन्फेंसी एंड देन देयर इज नो ग्रोथ, क्यों नहीं भाई, इन्फेंसी तो 2 साल तक का बच्चा होता है, कल हम स्टेजेस में देखेंगे। ठीक है, ऑलवेज अक्कर इन लीनियर मैनर, नहीं लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है, अभी हमने देखा। अक्कर इन फॉरवर्ड मैनर टिल एडोलेसेंस देन मूव बैकवर्ड, कहीं बैकवर्ड नहीं जाता। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अब भाई छोटे छोटे ये प्रिंसिपल है, करते हैं, देखो टाइम भी होने वाला है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल, एक होता है सामान्य से विशेष। सामान्य से विशेष का मतलब पहले हम सामान्य चीजें सीखते हैं, ये चीजें सिखाई जाती हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, और फिर भाई साहब फिर विशेषता पे चले जाते हैं, है ना। भाई आप एक चीज को समझो ना कि लगभग लगभग एक ही आयु में हम सभी ने 1 2 3 4 5 6 सीखा है, लेकिन क्या आज हम सबका मैथमेटिक्स एक जैसा है, नहीं ना। आज विशिष्टता पे है, पहले हमने सामान्य चीजें सीखी, आज हम विशिष्टता पे जा चुके हैं। ठीक है, आफ्टर दैट होल टू पार्ट्स, पूर्ण से भाग। जब भी हमारे सामने कोई चीज आती है, पहले हम उसको कैसे देखते हैं, एज ए होल देखते हैं, कंप्लीटली देखते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट्स, मीन टू से अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि कहाँ पे सेपल्स है, कहाँ पे पेटल्स हैं, कहाँ पे स्टिग्मा है, कहाँ पे स्टिग्मन है, वो सारी चीजें जो है वो बाद में देखते हैं। सही बात है, पहले हम एज ए वोल देखते हैं, कंप्लीट एक फ्लावर है, फिर उसके बाद में जाते हैं डिटेल में, वोल टू पार्ट्स, है ना। चलिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हम भाई सिंपल सिंपल चीजें सीखते हैं, है ना, BALL बोल, DALL डोल, ऐसी चीजें सीखते हैं। बाद में भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं हमारी लाइफ में, ये सारे जो भी लिखे हुए हैं ना वर्ड्स, ये रियल हैं और इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जो आपने देखा हो, और देखा हो तो भाई बड़ी अच्छी बात है ना। मैंने तो जब इसको पहली बार देखा, मैं तो डिक्शनरी लेके बैठ गया, आजकल तो डिक्शनरी कहा, फोन से ही काम चल जाता, तो मुझे लगा, मैंने देखा यार इनका सबके कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन हमें लगता है आधों की तो स्पेलिंग मिस्टेक लग रही होगी, है ना। तो भाई ग्रोस टू फाइन, जैसा कि अभी मैंने बताया, ग्रोस टू फाइन क्या है भाई, शुरुआत में बच्चा जो है ऐसे पकड़ता है चीजों को सेंटर से, कहाँ पे है कंट्रोल, सेंटर में, तभी तो ऐसे पकड़ रहा है, सेंटर में कंट्रोल है, बाद में फिर ऐसे ऐसे बाहर कंट्रोल आता है। छोटा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, कंट्रोल बाहर बाद में आता है। ठीक है, बाद में लिखना शुरू करेगा। उसके बाद में हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, प्रायत्ता स्वायत्ता, प्रायत्ता मतलब पराया, कोई और, हिट्रोनोमी हमारा जो नियंत्रण होता है ना, बिहेवियर की बात कर रहा हूं, वो पहले किसी और के अकॉर्डिंग होता है। मोरालिटी की बात करता हूँ, सोशल डेवलपमेंट की बात करता हूँ, पहले हम किसी और के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो मतलब कहने का कि पहले जो मम्मी जी बोलेंगी वही करूंगा, और फिर जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, बॉस, है ना। हिट्रोनोमी टू ऑटोनोमी, प्रायत्ता स्वायत्ता। ठीक है, अब हम अपने डिसीजन अपने आप लेने लग जाते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का तात्पर्य यही है कि भाई जितने भी अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट है ना, फिजिकल है, सोशल है, इमोशनल है, ये सारी क्या है, एक दूसरे से मिलकर चलती है ना। तात्पर्य ये है कि भाई विकास संपूर्ण होता है टुकड़ों में नहीं, भाई मान लो शारीरिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है,
सोशल विकास मतलब भाई सामाजिक विकास है, तो डेवलपमेंट यहां नहीं हो रहा, डेवलपमेंट भाई यहां हो रहा है। आप समझ रहे हो, जो असली जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो यहां पे हो रहा है, जहां पर ये तीनों मिलते हैं। ठीक है, चलो आंसर देते हैं एक क्वेश्चन का। असर्शन है, उसके बाद में रीजन, असर्शन सही होगा तो रीजन सही होगा। ठीक है, साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स चिल्ड्रन एबिलिटीज टू एंगेज इन सोशल इंटरेक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट कॉग्निटिव ग्रोथ। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर हम ये सारी चीजें बच्चे को देते हैं तो भाई उससे फिजिकल डेवलपमेंट होगी अच्छी, और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी तो भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। ये तो बात सही है, अगर ये सही है तो भाई रीजन भी इसका सही हो सकता है, और इससे रिलेटेड अगर होगा तो फिर देखते हैं। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, बिल्कुल सही बात, और ये इसी की बात कर रहा है, इसी को ये आगे लेके जा रहा है। आंसर क्या बनेगा, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एंड आर आर बोथ राइट या करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए, असर्शन है, चिल्ड्रन आर अनएबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। भाई उनकी अगर तबीयत खराब है या अंडर नरिश्ड है, अच्छे से पोषण नहीं हो रहा, तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। सही बात है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, फिजिकल डेवलपमेंट इज एन इम्पैक्ट ऑन, बिल्कुल सही बात है, ये भी भाई इसी की बात कर रहा है। अगेन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना, दोनों सही, और उसी की बात कर रहा है, उसी की व्याख्या कर रहा है। चलिए अब चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इंटर रिलेशन या परस्पर संबंध, भाई देखो सिंपल सी बात है, अभी जो हम बात कर रहे थे, अगर कोई एक चीज इंपैक्ट होती है तो उसका असर दूसरी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, सभी प्रकार के विकास आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जैसे भाई मान के चलो कि ये एक मैडम जी है ना, गुड़िया रानी है। अभी जो गुड़िया रानी है ना, ये हर तरीके से बेस्ट है, इसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई है, एग्जाम में भी बहुत अच्छा करते हैं, सोशली भी बहुत अच्छी है, इमोशनली भी अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है, हर चीज बढ़िया है। फिर क्या होता है, फिर इसके घर में मान के चलो कि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तगड़े वाली बड़े वाली। ठीक है जी, अब कुछ मिस हैपनिंग होगी भाई, रो रो के इसका बुरा हाल है। अब आप एक बात बताओ कि इम्पैक्ट तो किस पे पड़ा है, इमोशनल डेवलपमेंट पे, इम्पैक्ट तो इमोशनल डेवलपमेंट पे पड़ा है ना, लेकिन क्या इसकी भाई फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? 100% असर पड़ेगा भाई, इनकी भी डेवलपमेंट जो है वो रुकेगी। तभी तो बोलते हैं खुश रहा करो, एटलीस्ट खुश रहना तो अपने हाथ में है, अपने मन को ही तो समझाना है ना, दूसरा तो कोई समझता है नहीं। चलो जी, करंट साइकोलॉजिकल थियोरीज ऑफ इमोशन कंसेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस। भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है, कॉग्निशन में और इमोशन में? ये तो आपको पता ही होगा ना, यदि आपका मन दुखी है तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आप एक काम करना, कभी पहले एक शॉर्ट्स देखना, क्योंकि शॉर्ट्स जल्दी देखा जाता है ना, कोई हॉरर वाला, जबरदस्त हॉरर हो, जिससे आप डर जाए, वो वाला, ये नहीं कि जिससे देख के हंसी आए क्या है यार ये, जिससे आप डर जाए। शॉर्ट्स देखा हॉरर, उसके तुरंत बाद पढ़ना शुरू करना, मैं कहूंगा कि आपके दिमाग में चीजें आनी बंद हो चुकी हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आता है जब हमारा मन खुश होता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है भाई, दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है। देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, गलत हो गया, रिलेटेड है। इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, ये बात सही है, एक दूसरे से गुथे हुए हैं भाई, ऐसे हैं दोनों, एक पे असर पड़ा तो दूसरे पे असर अपने आप पड़ रहा है। देखो इंटरट्वाइंड है कॉग्निशन और इमोशन, इसलिए अपने इमोशंस को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना। किसी भी ऐरे गहरे के लिए अपने इमोशनल के साथ, अपने इमोशंस के साथ मत खेलने दो। ठीक है, ऐरी गहरी भी हो सकती है ना, कभी कहो कि हमें ही ऐरा गहरा बताते रहते हैं, है ना, मतलब किसी के भी लिए जो आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं करता है या करती है, उसके लिए अपने इमोशंस के साथ मत खिलवाड़ करो एटलीस्ट, क्योंकि वो आपकी बुद्धि पर खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, आपकी कॉग्निशन पर खिलवाड़ हो रहा है, केवल इमोशंस पे नहीं। ठीक है, ओनली इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, गलत, ओनली कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन, ये भी गलत। ठीक है, एक दूसरे से गुथे हुए, बी आंसर राइट। प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब ये पूर्वानुमान क्या है भाई,
ये कहता है कि भाई जो डेवलपमेंट होती है ना, हम उसका कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, है ना, या भाई कुछ हद तक उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, पूर्वानुमान लगा। अरे ये भविष्यवाणी कहाँ से आ गया भाई साहब, ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मैं दावे से कह सकता हूँ ये इंसान भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको पता होता कि भविष्य में मैं ऐसे ही इस एज में आके और मैं ऐसे यहाँ पे पटरी पे बैठ के और ऐसे तोता रख के और लोगों के हाथ देखूंगा इस हालत में, तो ये काम ये आदमी कभी नहीं करता। जिसको जिसको अपना ही भविष्य नहीं पता वो दूसरे का भविष्य कैसे बता सकता है? तो भविष्यवाणी का तात्पर्य मैं इससे नहीं कह रहा हूं, भविष्यवाणी का तात्पर्य ये है कि भाई जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो आप ये कह सकते हैं यार ये बड़ा फिजिकली बहुत स्ट्रोंग बनेगा, ताकतवर बनेगा, है ना, बचपन में देख के ये बहुत इंटेलिजेंट, ये बहुत तेज है भाई बातों में, हो जाता है। बोलते तो है पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये हम किसी हद तक 100% नहीं, ऐसे तो हर माँ बाप को अपना बच्चा आइंस्टाइन ही लगता है शुरुआत में, बाद में ही कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इसको, पहले तो बड़ा इंटेलिजेंट था। अरे पहले सभी इंटेलिजेंट होते हैं, आपकी प्रिडिक्शन गलत है, ठीक है। आओ जी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेट, देखो एक्यूरेटली प्रिडिक्शन नहीं होता, कुछ हद तक होता है ना, गलत हो गया। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेबल एट ऑल, ये भी गलत हो गया, वही कर सकते हैं। कैन बी प्रिडिक्टेड समवट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, ये बात सही है भाई, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी की तरह अलग होती है ना। डिसऑर्डरली डिसकंटिन्यूअस ऐसा कुछ नहीं भाई, कंटिन्यूअस होता है और ऑर्डर में भी होता है, सी सही है। चलो, इंटरेक्शन अंतः क्रिया, भाई जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना वो इंटरेक्शन से होती है, किस किस की? एक तो अभी मैंने बताया हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, और दूसरा क्या, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस की, अभी तो बताया था, है ना। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं तो भाई दिन दो की इंटरेक्शन से हुई होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, भाई आपको हेरिडिटी कैसी मिली है, एनवायरनमेंट कैसा मिला है, उससे ही फर्क पड़ता है। एंड प्लस में क्या, ये तो आपको याद हो गई भाई साहब, अगर भाई साहब साइकिल चला रहे हैं तो इट मीन्स मैच्योरेशन भी काम करती है और एक्सपीरियंस भी काम करता है, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन होती है। एंड लास्ट वन इज इट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, देखो मैंने कहा था ना आज हम ये पूरा करेंगे और हमने पूरा कर दिया, तो टाइम है अपने पास, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, 4-5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। स्पाइरल होता है लीनियर नहीं होता है, स्पाइरल का मतलब क्या होता है भाई, स्पाइरल होता है देखो कुछ ऐसा, अरे ज्यादा मतलब लीनियर होता है कुछ ऐसा। चलो मैं लीनियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लीनियर मैं बना देता हूँ, ये रहा यहाँ पे लीनियर, एक लाइन में जो होता है उसको बोलते हैं भाई लीनियर, ठीक है, जो लाइन में होता है वो होता है लीनियर। अब जो हमारी डेवलपमेंट होती है ना वो स्पाइरल होती है, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, अरे गलत चल पड़ी, ऊपर से आते हैं तो सही आती है, ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, क्या डेवलपमेंट, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई इस बात पे भी अब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूं कि हम एक चीज को सीखते हैं, मान के चलो कि आपने यहाँ पे बच्चे को गिनती सिखा दी 1 से 10, तो ऐसा नहीं कि आज आपने बच्चे को 1 से 10 गिनती सिखाई तो कल आप उसको 11 से 20 सिखा रहे हैं, नहीं, आप क्या कहेंगे, आप उस चक्र को पूरा करवाएंगे। पूरा क्यों करवाएंगे, ताकि उसको 1 से 10 ना पक्के तौर पे याद हो जाए। जब तक पक्के तौर पे नहीं रहेगी तब तक आप इसी लेवल पे चलते रहेंगे, 1 से 10 1 से 10, बेटा दीवार को सुना, पंखे को सुना, है ना, अंकल को सुना, आंटी को सुना, दीदी को सुना, भैया को सुना, और जैसे ही लगता है कि हाँ अरे पक्का याद हो गया, फिर 11 से 20 कराना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में बच्चे को दिक्कत होगी, लेकिन बार बार सुनाते हो, सुनाओ 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 सुनाओ, जैसे बच्चे को लगेगा ना 11 से 20 पक्का हो गया, फिर आगे चल पड़ेंगे 21 से, आप समझ रहे हो। शुरुआत में बच्चे ने बैठना सीखा टेढ़ा मेढ़ा होके, ठीक है, लेकिन बच्चे को बिठाते रहे बिठाते रहे बिठाते रहे बिठाते रहे, तब तक उसको बिठा के रखा जब तक वो एक रात को अपने आप से उठ के बैठा हुआ नहीं मिला, अरे इसका मतलब इसने बैठना सीख लिया बिना किसी सहारे के। और जैसे ही हमें पता चला कि इसने अपने बैठने का चक्कर पूरा कर लिया, फिर उसको हाथ पकड़ के खड़ा करना शुरू कर देते हैं, है या ना। तो हमारी जो डेवलपमेंट चलती है वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे एक चीज को सीखते हैं, फिर उसी के आधार पर दूसरी चीज सीखते हैं, फिर उसके आधार पर तीसरी चीज सीखते हैं, फिर उसके आधार पर चौथी चीज सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते, ठीक है। चलो जी अब 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास को करते हैं द एंड।
विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, भाई एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रिंसिपल की बात करनी, कौन सा है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड डज नॉट टेक ए स्ट्रेट पाथ, टर्न्स बैक, जो भी है, तो भाई स्ट्रेट पाथ नहीं है, स्पाइरल है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी स्पाइरल है ना, चक्रीय बढ़ोतरी है। एक असर्शन है, रीजन है, रूमी कुड मेक 2 वर्ड्स utterances एट 18 months while पूजा जो है भाई 24 months में करती है, तो भाई ये क्या कह रहा है, सो पूजा इज डेफिनेटली डेवलपमेंटल डिले, जो पूजा वो पक्के तौर पे डेवलपमेंटल डिले में, वो 2 शब्द 18 महीने में बोल रही थी और 24 महीने में बोल रही है, तो ये पक्के तौर पे डिले में है, नहीं, ये बात गलत हो गई, ये गलत है तो ये गलत होना पड़ेगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी को होना पड़ेगा। देख लेते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, पक्के तौर पे प्रिडिक्ट, एक्यूरेटली कुछ नहीं प्रिडिक्शन होता भाई, द एग्जैक्ट एज ऑफ अचीवमेंट, नहीं, कोई एग्जैक्ट एज नहीं होती है ना, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, पहले बता दिया था ना मैंने। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है भाई, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, सही बात है। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड सोलली बाय जेनेटिक्स, बिल्कुल गलत बात है, कोग्निटिव डेवलपमेंट भाई या कोई भी डेवलपमेंट सोलली तो होती नहीं है, हेरिडिटी मतलब जो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कहें तो सोलली मतलब पूरे तरीके से, या केवल क्या लिखा, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः अनुवांशिक द्वारा निर्धारित होता है, गलत बात है। डेवलपमेंट फॉलोज ए प्रिडिक्टेबल पैटर्न, ये बात सही है ना, पैटर्न होता है पहले से पता है, ऊपर से नीचे एक तरफ जाएगा भाई। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटररिलेटेड, ये बात भी क्या है, सही, मतलब 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहां पे है भाई, ये रहा 1, 3 और 4, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, डन। चलो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, बात तो सही है ना, अकर्स अलोंग ए सिंगल, नहीं, सिंगल कोर्स तो नहीं है भाई, एक ही उसमें डेवलपमेंट होता है, नहीं, अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स, नहीं, गलत है ना, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, ये बात बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे और सेंटर से बाहर की तरफ होता है, सही बात है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड द, ये क्या, नोट ए प्रिंसिपल कह रहा है, नोट जो नहीं है, तो हाँ, तो ये सही है, ये भी सही है। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है, ये क्या है, गलत है, दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, राइट। मैं भी कहूँ कि ऐसा कैसे हो गया भाई, सारे सही होते जा रहे हैं, है ना, पहले वाला गलत था, तो यही आंसर होगा। चलिए भाई, इट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना, जानने को मिला होगा। आज हमने 2 टॉपिक कर दिए, 2 टॉपिक इन द सेंस कि भाई हमने कॉन्सेप्ट भी किया, प्लस में प्रिंसिपल्स भी किए, ऐसे ही करके भाई जल्दी जल्दी से, है ना, हमें टॉपिक को करना, क्योंकि समय कम है और मैं चाहता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे मतलब हमारे लिए, ठीक है। इसी आशा के साथ कि भाई आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। मिलेंगे जल्दी ही अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।